आप किराए के घर में बड़ी मुतमईन क्यों? मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी है घर बनाना। इंसान जो है ना कहीं तबीयतन नाशुक्रा होता है। अपने जो गोल्स सेट करता है, अब मुझे ये चाहिए, वहाँ से मेरे गोल्स भी बिल्कुल ज़मीन पर आ गए। उसामा भाई, ऐसा घर जहाँ पर ये कमरा बहुत बड़ा होगा, इसके अगर 4 हिस्से कर लिए जाएं तो उसके अंदर 10 लोग रह रहे हैं। उधर उनके लिए 2 वक्त का खाना खाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। वो किस तरह से पहनने के लिए कपड़े भी 2 ही हैं, जिसमें से एक धुला हुआ है और एक, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं कि हम किस चक्कर में लगे हुए हैं। एक सवाल जो कि आप यकीनन उससे भी तंग आ जाती होंगी, हर जगह शादियों का सवाल ज़रूर होता है। मैं सच बोल देती हूँ, जो है उस पर फिर लोग यकीन करना चाहें ना करना चाहें, मैं तो अपने हिस्से की बात बता देती हूँ। जब आपका फोकस आपकी अपनी ज़ात होगी ना, तो आप बहुत खुशहाल रहेंगे। अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी? आजकल आप देख रही हैं कि लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को नुकसान पहुँचा देते हैं। जिस वक्त शादी हो रही होती है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई जंग के मैदान में उतरने जा रहे हैं लड़का लड़की। लड़के को बताया जाता है आज ही तू काबू कर लेना, बुढ़ी ते तू रोब पा देना है, उस सारी ज़िंदगी तेरी गुलाम बन के। खुदारा अपनी औलादों पर ये जुल्म ना करें। अगर आप बच्ची की तरबियत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उसे आप बताएं उसकी जिम्मेदारियां क्या है। लेकिन दूसरी जानिब एक लड़के की भी जिम्मेदारी है। माँ बाप दोनों बैठ के बताएं कि बेटा तुम्हें ये करना है। सबसे ज़्यादा कमी आज के दौर में बात ना करने की है। वो जॉन साहब कहते हैं ना कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। मैंने वसीम बादामी को और इकरार को सबसे ज़्यादा गमज़दा मैंने देखा है। इकरार तो जैसे कुछ छोटे बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं ना, तो उस तरह, मतलब बहुत सदमा था। पॉलिटिक्स की तरफ आना ये कितना मुश्किल डिसीजन था? एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप मुश्किल फ़ैसला लेते हैं और एक दरवाज़ा बंद होता है तो आगे अल्लाह ताला बहुत दरवाजे खोलते हैं। मेरा तो बड़ा तवक्कुल है। फैमिली व्लॉगिंग के बारे में आप क्या कहती हैं? क्योंकि आप खुद भी अब कर रही हैं, अपनी लाइफ को भी साथ दिखा रही हैं लोगों को। एक और तरह की फैमिली व्लॉगिंग भी हो रही है जिसमें बेडरूम्स तक दिखाया जाता है। हमारी फैमिली व्लॉगिंग में तो इकरार को तो हमेशा ये होता है, यार क्या कर रहे हैं आप उनको ये होता है। प्लीज़ बेटों से तो आप करें दोस्ती, लेकिन बच्चियों से वालिद की दोस्ती वालदा से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं बहुत से केसेस देखने के बाद रिक्वेस्ट कर रही हूँ। दुनिया आपने घूमी जी सबसे मज़ेदार जगह कौन सी लगी? अगर आपने सुकून वाली शख्सियत हैं आप कहते हैं बस मैं हूँ, किताबें हूँ, पानी बह रहा हो और सामने खुला समंदर नज़र आ रहा है और सुकून से वहाँ काउच पे आप लेट जाएं, तो आप मालदीव्स चले जाएं। खाने में क्या पसंद है और बनाने में क्या पसंद है? खाना बना भी लेती हूँ मैं अच्छा, और खाने में मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट है ना, वो है दाल चावल। आपकी शख्सियत में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा ज़िंदगी में आपके ख्याल से? वालिद की दोस्ती से मुझे कॉन्फिडेंस बहुत मिला। मैं कहती थी ना अबू ऐसे, अम्मी तो आपको पता है माई मना करती, अम्मी ने कहा नहीं बेटा ये ऐसे नहीं कर लो। अबू ने कहा ना बेटा कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब ये कॉन्फिडेंस अगर मुझे घर से मिला है, जब मैं बाहर निकलूंगी मुझे तो किसी की परवाह नहीं होगी। कौन से लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनसे मिलकर आपको लगा कि ये तो बड़े कमाल शख्सियत हैं? मुझे बच्चों के साथ मिलके उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। वो दिल के इतने साफ होते हैं कि अभी लड़ाई हुई है, थोड़ी देर में एक दूसरे को गले लगा रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं फ़रा इकरार। आप इनको जानते हैं, इनको सुनते हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं और अब तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। शुरू में तो ये लफ्ज़ अजीब लगा करता था, लेकिन अब यकीन जाने कि ये लोग बहुत अहम हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। और फ़रा इतनी प्यारी शख्सियत है, मेरी छोटी बहन है, इतनी अच्छी इनसे गुफ्तगू रहती है और वो लोग जो आपसे छोटे होते हैं और आप उनसे सीखते हैं, उनमें फ़रा हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, ये आपने कह के ना बोझ डाल दिया। हमने आपसे सीखा है सारी ज़िंदगी। आपने वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात की ना, तो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो जब मैं घर से निकली तो मैंने कहा कि एक ऐसी शख्सियत जिनसे जब हम टेलीविज़न पर देखते थे तो एडमायर करते थे कि भाई बड़ी एनर्जी है, कैसे ख़बरें पढ़ते हैं, उस ज़माने में ख़बरें देखते थे। फिर बाद में जब मुलाकात आपसे हुई तो हमने छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें सीखी कि किसी के बारे में बात नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं कहना। मुझे याद आप उठ के चले जाते थे कि नहीं ये नहीं करो, तो वहाँ से सीखा। तो ये सीखने का अमल तो चलता रहता है। पहले तो बताएं हज कैसा रहा, क्या सीखा? हज बहुत खूबसूरत सफ़र, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र, और बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो ये सीखा कि हम जो ये कहते हैं कि हर वक्त हम नवाफिल अदा कर लें, सजदे कर लें, वो तो है ही है, लेकिन वहाँ पर जाकर ना आप अपनी कोताहियों गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। सबसे ज़्यादा हम इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं, अल्लाह। वहाँ पर रब का ज़िक्र कर रहे होते हैं और रब को याद कर रहे होते हैं। तो समझ ये आई कि नवाफिल अदा करना भी बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की इबादत अदा करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी गलतियों कोताहियों को याद करना, उस पर शर्मिंदा होना और फिर रब से कहना या अल्लाह हमें माफ़ कर दे।
फिर दूसरी बड़ी बात कि वहाँ पर सब्र और बर्दाश्त का बड़ा इम्तिहान होता है उसामा भाई। आप गर्मी में पसीने में शराबूर हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत से लोग हैं, ख़वातीन हैं, आप वहाँ रह रहे हैं, हर मिजाज के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, कोई बीमार भी है, कोई तकलीफ़ में है, आप रात सोते नहीं हैं, जाग रहे हैं, अल्लाह को याद करें, उनका ख्याल भी आपने करना है। और को एग्जिस्टेंस का जो पूरी दुनिया में एक कमी मुझे महसूस होती है, वहाँ से सीखते हैं कि हर मिजाज के इंसान के साथ बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त से रहना है, वरना गुस्से में आके तो आप कुछ बर्बाद कर लेंगे। वो कहते हैं ना कि गुस्सा आपकी नेकियों को भी खा जाता है, तो वो बर्दाश्त भी सीखी। और अल्लाह से ताल्लुक़ तो मेरा हमेशा से रहा है और मज़बूत हुआ, और ऐसा कि अब मेरा वापस आके जी नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं वो असल जगह थी जहाँ मुझे होना चाहिए, और ये मेरे लिए बहुत अजनबी। मैं अम्मी को कहती हूँ, मैं इखरार से कह रही थी, मैं बहनों से कह रही थी कि भाई मेरा दिल नहीं लग रहा। तो वो कैफियत वही समझ सकता है जो अल्लाह के दर से होके आया हो। और उम्रा करने तो जाते रहे, लेकिन हज एक बिल्कुल अलग कैफियत है, अलग सफ़र है। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको लेकर जाए, ये सादत सबके हिस्से में आए। अच्छा, आपने ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, अगर से उम्र इतनी नहीं है लेकिन बहुत सी मुश्किलात भी देखी और उनसे गुजरी भी आप, ज़ाती ज़िंदगी में भी वैसे भी। तो क्या चीज़ है जो इंसान को आगे मुश्किल से निकालती है? ज़ाती ज़िंदगी में भी कैसे निकली, ये अल्लाह से ताल्लुक़, घर में इर्द गिर्द यकीनन परेशानियाँ घरेलू भी आती हैं, बहन भाइयों के साथ भी आती हैं, दीगर मसाइल भी, उनसे कैसे निकलें? ये अभी पिछले आपके सवाल के जवाब में मैंने एक चीज़ का ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़। आप देखिए कि जब हम इंसान से उम्मीद लगाते हैं, तवक्को लगाते हैं, तो वो भी इंसान है ना, वो भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है अपने हालात की मजबूरी में, या उसकी भी अलग परेशानियां हैं, उसमें इतनी कुव्वत नहीं हो सकती कि वो आपकी उम्मीद पर पूरा उतर सके। लेकिन जब आप उस दुनिया से कट के, दुनियावी ताल्लुकात से कट के, जो ऊपर ज़ात बैठी है, जो रब्बे कायनात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का खुदा है, वो तो पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों का खुदा है ना। जब आप अल्लाह से मांगते हैं, सजदे में उसके पास जाते हैं, वहाँ आंसू बहाते हैं, तो वहाँ कोई आपका मजाक नहीं उड़ाया जाता है, ये तो शायद दिखाने के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं, या ये कोई तमाशा है, या कोई, हालांकि हमारा मतलब होता है, हम अल्लाह के सामने आंसू बहाते हैं, अपनी तकलीफ़ बयान करते हैं, वो सुनता है। और वो ऐसा नहीं है, कभी कभी वो फौरी भी सुन लेता है, कभी कभी थोड़ा बाद में सुनता है। वो जो बाद में सुनने वाली बात है ना, उस दौरान वो आपको समझा रहा होता है कि बंदिया तेरे वास्ते सही नहीं हैगा, तो बाज आ जा। कि हम पे ज़िद लगा लेते हैं, मांगते हैं, फिर वो आपको दे देता है, और फिर हम देखते हैं कि वो दे क्यों नहीं रहा था, क्यों रब रुका हुआ था। तो ये चीज़ भी हमें बड़े सीखने की है कि जब हम मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, तो हम समझ लें कि ये हमारे हक़ में नहीं है। अल्लाह ताला जो जानते हैं, वो इंसान तो कभी भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता ना। तो ये चीज़ समझ लेनी है। और जो रब से ताल्लुक़ था, अल्लाह पे तवक्कुल, और फिर सब्र कर जाना। हम बड़े खुश होते हैं जब हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही होती हैं ना, खुशियाँ मिल रही हैं, हमने नए कपड़े ख़रीद लिए हैं, अच्छा सा खाना खा लिया, हम बड़े खुश होंगे, वाह अल्लाह ताला तूने हमारे साथ क्या किया। ज़रा सी मुश्किल हो, अल्लाह साढ़े नाल इंज क्यों, ऐसा डरना की हो गया। भाई जब आपको इतना नवाजा है, तो ये आपका इम्तिहान और आजमाइश भी हो सकती है। वो भी तो देखें, मैं बंदे को देकर इतनी खुशी में भेज रहा हूँ, तो जब नहीं है तो इंसान क्या करता है। तो ये चीज़ें मैंने बड़ी बचपन में सीख ली। एक तो होता है बुढ़ापा, होता है ना जो उम्र के साथ आता है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। एक होती है बुज़ुर्गी, वो उम्र के साथ नहीं आती, वो आपके तजर्बात से आती है। आप जब इर्द गिर्द देखते हैं तो वो समझ दरअसल बुज़ुर्गी है। तो मुझे लगता है कि मैं पैदाइशी तौर पर बुज़ुर्ग थी तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा। लेकिन एक चीज़ आपके अंदर तो हमेशा से मैंने ये चीज़ महसूस की थी कि रूहानियत का था, लेकिन अब उसका इजहार शायद ज़्यादा हो गया है, या जैसे जैसे एज बढ़ती है उस वजह से, जो आपने कहा बचपन से ही वो था, लेकिन अब आपका ये जो दीन की तरफ रुझान है हर लिहाज से। एक होता है ना इंसान, हम कई दफ़ा किसी को लिबास से जज करना शुरू कर देते हैं, किसी को उसके अंदाज से, उसकी गुफ्तगू से, फिर मीडिया में काम ऐसा है, मर्दों में रहना आना जाना। जी। अब उस एस्पेक्ट में भी बिल्कुल चेंज होती चली जा रही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 10-20 साल बाद फराह को बिल्कुल ही एक बहुत मजहबी और एक रूहानी शख्सियत के तौर पर फिर देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसे लगता है कि आप उस तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। अल्लाह ताला की करम नवाजी, और ये अल्लाह की तौफीक है, वरना इंसान खुद किसी काबिल नहीं है। तो ये ताल्लुक़ भी जो अल्लाह से कायम होता है, वो अल्लाह ही आपके दिल में डालता है और आप उस तरफ चल पड़ते हो। अच्छा उसामा भाई, ये बचपन से ना मेरे अंदर थोड़ी सी चीज़ थी, क्योंकि मेरी
जो ददियाल वाली फैमिली है, जो ननियाल वाली फैमिली, बड़ा नमाज़ें पढ़ना, हम जब बच्चे थे तो नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, इसको देखो तो करते थे। अच्छा उस वक्त हम बच्चे थे तो थोड़ा हो जाते थे, अच्छा पढ़ लेते हैं, रिलक्टेंट थे, अच्छा कर लेते हैं, अच्छा चले जाते हैं कुरान पे। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े ज़िंदगी में, फिर समझ आने लगी थोड़ा, फिर और आगे बढ़े। अच्छा दिल में ये ख़्याल होता था जिस वक्त मैं टेलीविज़न पर भी थी और जब मैं वेस्टर्न लिबास भी पहना करती थी, तो लोगों को लगता है कि जो वेस्टर्न लिबास पहने हुए है उसने शायद कभी अल्लाह को याद ही ना किया हो। ये हम वही बातें जजमेंटल हो जाते हैं, उसने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी होगी, रोज़ा नहीं रखा होगा। ये सारे एहतमाम तब भी होते थे, लेकिन वही बात कि देखने वालों को ये लगता था कि अच्छा अच्छी बड़े बाल कटे हुए हैं, बाल बने हुए हैं, मेकअप लगा हुआ है, बड़े है ना ऐसे हैं। हालांकि तब भी ये सब होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ तब्दीली भी आती है कि अल्लाह ने इतना किया, आप अल्लाह के लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करो। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश शुरू की है मैंने, तो वो कोशिश अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और जो आप कह रहे हैं बड़ा खूबसूरत सफ़र है, अल्लाह उस जानिब और हर कदम मेरा ले जाते जाए। तो मुझे लगता है ज़ाहरी वज़ाकता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, ज़ाहरी तौर पर आप कहेंगे कि ये दीन के करीब भी नहीं होंगे, लेकिन वो रब के इतने करीब हैं। तो इसलिए ये सोच तो हमें छोड़ देनी चाहिए कि अंदर क्या है, रूहानी तौर पर या दिल में क़ल्बी तौर पर वो इंसान कैसा है, ये हम नहीं जज कर सकते, ये अल्लाह पर छोड़ दें। बहुत से मामलात में छोड़ दें, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो मेरा आपसे क्या पूछना चाहिए, उसामा भाई कैसे हैं, ज़िंदगी ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, ये नहीं मैंने पूछना। मैंने कहना उसामा भाई आज 5 नमाज़ें पढ़ ली थी आपने, रोज़ों में रोज़ा रख लिया था। ये मेरा काम ही नहीं है, मैं कौन हूँ भाई, मैं तो खुद इंसान हूँ, मैंने तो ऊपर जवाब देना है। तो कुछ सवाल उसके करने के हैं, उस पर छोड़ें। हम एक दूसरे का ख्याल रखें, जिसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई थी और भेजा था, एक दूसरे का ख्याल। अल्लाह कहता है ना कि तुम मेरे बंदों का ख्याल करोगे तो मैं तुम्हारा ख्याल करूँगा। ये मैं सिर्फ एक जिस्ट बता रही हूँ। तो ये है असल आपको इस दुनिया पर भेजने का एक कहते हैं ना कि जो मकसद दिया हुआ है वो है। अच्छा अभी जब आपसे बात शुरू होनी थी तो आपने घर की बात कही, मैंने तो आपके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला आपको अपना घर दें, तो आपने कहा नहीं घर में बना चुकी थी, किराए पर ही ठीक है। ये क्या बात है? बड़ी प्यारी, अपना घर चाहता है, वो तो ज़रूरी है कि अपनी छत हो और बड़ी ज़रूरी होती है। हर महीने किसी के घर में रह रहे हैं, किराया देना है, किराया देना है, एक टेंशन होती है आजकल तो, बिल भी और दीगर चीज़ें। तो फिर आप किराए के घर में बड़ी मुतमईन क्यों? ये दुआ में ना आपने एक छोटी सी चीज़ ऐड कर लेनी है। आपने कहना है कि फ़रा अल्लाह तुम्हें जन्नत में अपना घर दे, क्योंकि वो दायमी घर तो वही है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट ना बहुत से लोगों को नहीं समझ आता। वो कहते हैं कि हम घर बना रहे हैं बच्चों के लिए, फैमिली है, सब है। तो मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि ये जो तमाम चीज़ें हमारे पास हैं ये दुनियावी हैं और इनको दुनिया में ही रह जाना। और ये आज से कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे पहले भी मैं बहुत से पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ। और मेरी अम्मा इस बात पे सख्त नाला होती हैं कि जिन्ने पैसे कमानी हो तू खर्च कर देनी है, तू हर वक्त तू बाहर जाती पई रहती है। तो मैं रब की बनाई हुई दुनिया देखना चाहती हूँ। जब आप वहाँ भी जाते हैं तो सीखते हैं, फिर आपको अल्लाह और याद आता है। ट्रैवलिंग मेरा बड़ा पैशन है और मुझे घर बनाने का इसलिए शौक़ नहीं है कि देखें जब तक हिम्मत है, क़ुव्वत है, ताकत है, हम कर रहे हैं। इकरार भी बड़ा साथ देते हैं, हम चला रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं। अल्लाह मियाँ सेहतमंद रखे और चलते फिरते इस दुनिया से ले जाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी है घर बनाना। अब औलाद भी है तो उसने भी तो दुनिया में कुछ करना है ना, वो भी कुछ एफ़र्ट करे, अपने लिए ख़ुद भी कुछ करे। तो हर इंसान का एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ होता है। तो मुझे नहीं समझ नहीं आता ये कॉन्सेप्ट घर बनाने वाला। अल्लाह सबको दे, मैं दुआ करती हूँ। मुझे शौक़ नहीं है अपना ज़ाती घर बनाने का। अच्छा एक सवाल जो कि आप यकीनन उससे भी तंग आ जाती होंगी कि हर जगह शादियों का सवाल ज़रूर होता है। जी जी बिल्कुल। तो किस किस्म के सवाल होते हैं, कैसे आप उसको कवर करती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कि वो एक अनहोनी सी बात लगती है, किस तरह से आप कर रहे हैं। मैं देख रहा था इकरार का कहीं एक चल रहा था, उनका पैगाम कहने बयान करने, वो कह रहे हैं कि जी हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होता और हमारे माशरे में दूसरी शादी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन यह है कि मैं बहुत लकी हूँ और इसमें मेरा इतना रोल नहीं है जितना मेरी बीवियाँ हैं। उन्होंने ये सब कुछ निभाया है, उन्होंने सब कुछ किया है। तो इकरार जो है वो आप लोगों पर डाल देते हैं कि ये सब आप लोगों की वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं और आप खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो ये एक तो सवाल हमारे सोसाइटी में जो आना, फिर उसको कैसे हैंडल करती हैं, जवाब क्या देती हैं? हर जगह ये सवाल तो होना ही होना है कि जी शादियों के बारे में बताएं, कैसे ये सब गुजर बसर। उसमें मैं सच बोल देती हूँ, जो है उस पर फिर लोग यकीन करना चाहें ना करना चाहें, मैं तो अपने हिस्से की बात बता देती हूँ ना। इकरार भी बड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब कोई मर्द एक से ज़्यादा शादी करता है, क्योंकि मर्द ही कर रहे होते हैं ना,
तो एक से ज़्यादा शादी करता है तो बोझ उस पर पड़ रहा होता है। देखिए ना, आपने वक्त भी देना है, आपके फाइनेंसेस भी बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर है, आप एक की जगह 2 फैमिलीज़ बना रहे हैं, अगर 2 की जगह 3 और 4 बना रहे हैं, आप सोचिए आज के दौर में कितना मुश्किल हो जाता है। फिर इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी है। एक बेगम के मसाइल होते, ज़ाहिर है एक खातून चाहती है कि उसको सुना जाए, उसकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दिन भर की जो उसने अपने शौहर से डिस्कस करना चाह रही होती हैं। फिर अगर 2 हो जाएं बेगमात तो वो भी आपको टाइम देना है, 2 की सुननी है, 3 हो जाएंगी 3 की सुननी है, 4 हो जाएंगी 4 की सुननी है। तो हर तरह से मुझे लगता है मर्द के ऊपर ज़्यादा बोझ आता है। तो इकरार अपनी जगह ठीक कह रहे होते हैं कि ये मुश्किल काम है मर्द की तरफ से भी निभाना। और हाँ, फिर हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है ना, हम बहुत अरसा चूँकि हिंदो पाक एक रहा, हमने बहुत सी रिवायात वहाँ से ले ली। अब आप शादी ब्याह की रसूमात देखिए ना, हमारे यहाँ तो एक सादा निकाह है और मैंने अपनी शादी पर यही किया, एक निकाह की सेरेमनी और एक छोटा सा खाना, दैट्स इट। लेकिन बहुत से लोग नहीं करते हैं, वो उन रिवायात पे चलते हैं, मेहंदी भी हो रही है, बारात भी हो रही है, वलीमा भी हो रहा है, उससे पहले ढोलकियाँ, पता नहीं क्या क्या जी, 10-10 दिन ये चीज़ हो रही है, और 10 देना दिलाना, जी। रिश्तेदारों को भी वो सूट्स जा रहे हैं आ रहे हैं। यकीन जाने गरीब तरीन तबके में ये है कि अभी मेरे इर्द गिर्द ये एक्सपीरियंस हुआ कि जी वो कर्ज उठा रही है वो औरत कि जी बच्ची की शादी करनी। मैंने कहा तुमने और की भी करनी है, किसी और की नहीं, वो किसी तरह से बूढ़ी औरत घरों में काम ना कर कि नहीं मैंने देना ही देना है, चाहे डिमांड है या नहीं है। ये एक सोशल इतना प्रेशर बन गया है गरीब तबके से लेकर मुतवस्सित तबके तक। तो एक अजीब ये हो गया भाई, ऐसे लगता है शादी इतनी मुश्किल बना दी है, मुश्किल बना सारी दी है। जिंदगी की इन्वेस्टमेंट, बच्ची भी पैदा होती है तो सोचते हैं अच्छा अब इसके लिए इकट्ठा करना शुरू कर दें, कुछ चीज़ जोड़ लें, कल को शादी करेंगे तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। और बच्चियों के दिमाग में भी यही जाता है और फिर वो आगे उनके बच्चों के दिमाग में भी यही जाता है। तो ये, और फिर ये वाली चीज़ कि एक से ज़्यादा शादियाँ तो अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या है। अब फिर मैं वही बात करूँगी कि रब ताला का कानून है, रब ने इजाज़त दे रखी है, हुक्म नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हुक्म नहीं है, इजाज़त दे रखी है, तो उसके पीछे भी कुछ मसलहत है। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। हुक्म एक का ही है, लाजमी है कि आप करें एक, और फिर आगे इजाज़त है, हालात और वाक़यात के मुताबिक इजाज़त है। तो फिर इस पर आप जजमेंटल भी ना हो। हर इंसान के हालात और वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं, आपके हालात और वाक़यात अलग हैं, मेरे अलग हैं, जो भाई हमारे कैमरे के पीछे एडिटर बैठे इनके हालात अलग हैं। जो कोई इंसान फ़ैसला लेता है वो अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक दुरुस्ती फ़ैसला लेता है। हम उस पर उंगलियाँ उठाने क्यों बैठ जाते हैं, नहीं करना चाहिए। और फिर ख़वातीन फिर उसी वजह से मुश्किल का शिकार है, तो उन्होंने उस माहौल में बहुत सा वक्त गुजारा, हमारे आबा अजदाद ने वही सोच आगे चली गई। वरना आप देखें कि बहुत से हमारे ममालिक हैं जहाँ पर ये बड़ा कल्चर है, जी जी, बहुत नॉर्मल है, हमारे यहाँ नॉर्मलाइज नहीं है। इसलिए ठीक है, आप निबाह करें, आपकी बेगम है, बच्चे हैं, आप उनके साथ अच्छे से गुजारें। सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो फिर वो आपकी चॉइस है, रिकमेंडेशन तो कोई नहीं कर सकता ना। फिर आप दीन से रहनुमाई लें, आप देखें कि कैसे करना है, और इंसाफ की बात भी मर्द पर ही आ जाती है, इंसाफ भी उसी को करना है। तो देखिए बोझ ज़्यादा आदमी पर पड़ता है। और हमारे केस में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी आपस में बहुत बॉन्डिंग अच्छी है। हम कभी मिलते हैं तो रोज़ भी मिल रहे होते, कभी काम है तो ज़ाहिर है कई कई दिन नहीं भी मिल रहे होते। बहुत इज़्ज़त एहतराम हम दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान अब तो है। एनी से तो पुराना ताल्लुक़ है, रूसा भी अब ऐड होगी हमारी फैमिली, तो सब बहुत इज़्ज़त एहतराम से एक दूसरे का बाहमी ख्याल रखते हैं। और कभी कभी तो इक़रार को मालूम भी नहीं होता कि हम एक दूसरे के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं या जा रहे हैं या आ रहे हैं, और ये लोगों को अननेचुरल लगता है क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अब इसमें सोच का फ़र्क है, जैसा आप मुझे जानते हैं, ऐसे अगर आप एनी से कभी मुलाकात होगी तो आपको अंदाज़ा होगा, या रूसा से मुलाकात होगी, तो ये सोच का अंदाज़ है हमारा ज़रा मुख्तलिफ है, हम सबका ज़रा मुख्तलिफ है। क़ुर्रतुल-ऐन से भी चूँकि साफ़त की वजह से अब तो वो ज़ाहिर है बिल्कुल, अब ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि फैमिली लाइफ जी वो दर्स व तदरीस से मुंसलिक हो गई हैं एक बार फिर से। तो बहुत ही अच्छी, जब भी उनसे इंटरेक्शन हुआ इंतहाई नफीस खास। सबका मिजाज एक साथ, शायद इसीलिए हम लोग एक साथ रह पा रहे हैं और चीज़ों को समझ के और देखभाल के। लेकिन वही बात है, सब एक तरह से नहीं होते। तो ये देख के कि इकरार ने इतनी शादियां कर ली हैं तो हम भी कर लें, ये नहीं है। इकरार के सर्कमस्टांसेस अलग थे, और वही बात है जैसे वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने अच्छे लोग दे दिए, तो ऐसा हुआ है। अच्छा, जिन लोगों ने ऐसा किया है, यानी एक से ज़्यादा शादियाँ हैं, उनमें जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत की कि मर्द पर ज़्यादा उसमें बोझ आता है, जिस वजह से उसने किया कि तो ये जो एक फैक्टर आ जाता है जिससे अल्लाह ने आपके घराने को महफूज रखा है, जेलिसी का भी आता है। इर्द गिर्द लोग, रिश्तेदार भी इस तरह की बातें करते होंगे कि ओहो पता नहीं वो उधर होगा, ये ऐसे है, तुम्हें टाइम दे रहा नहीं दे रहा, फ़लाँ है, ऐसे है। तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि यानी जो ऐसी ख़वातीन हैं कि वो एक से ज़्यादा, बिल्कुल ठीक, जिनके खामद ने शादी की हुई है,
तो अब वो किस तरह खुश-व-खुश रहें, किस तरह चीज़ों को हैंडल करें? जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना कि उधर क्या हो रहा है, ये मैं सिर्फ शादी की बात नहीं कर रही, ये मैं एक ज़िंदगी में भी एक कॉन्सेप्ट समझा है मैंने, जो मैं शेयर कर देती हूँ। पर एक शादी भी है तो अब पता नहीं वो किधर है, क्या कर रहा है, किससे बात कर शादी के अलावा भी भी ठीक। अच्छा, मेरे साथ वाले हमसाए में या मेरे कज़न है या मेरी फैमिली है और मैं ये देख रही हूँ, अच्छा इनके घर में अब नई गाड़ी आ गई है, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। ये मैं एक ना कंपैरिजन में आ ऐसे गई। है, ऐसे वो है। वाली मेरी कज़न ने या मेरी दोस्त ने इतना 15,000 रुपये का जोड़ा पहना था, मेरे पास तो नहीं है। जब मैं अपनी ज़ात से आगे बढ़ के उधर देखूंगी ना, तो मैंने तकलीफ़ में ही रहना है। अच्छा फर आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, इसको ज़रा एवलेट करना है, क्योंकि ये तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी है। भाई हैं, 3 भाई, हर 4 जगह भाई, 5 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो वो अगर अलग अलग ब्लॉक में भी रह रहे हैं, या बहनें हैं, सगी बहनें हैं, तो उनके यहाँ भी कंपटीशन है सगी बहनों में भी, ऐसा कि जी है। उसके खामद ने ये ले दिया, जी। ये आ गया, या फलां के पास ये आ गया, हमारे पास नहीं। एक एक चीज़ पर, यानी कोई सामान आ गया, गाड़ी तो आपने बड़ी बात कर दी है, कोई फर्नीचर में कोई चीज़ आ गई है, कहीं वो घूमने फिरने कपड़े चले आ गए गए हैं, नया हाँ एसी जी। आ गया घर में, या नए बर्तन भी आ तो गए ये हैं। सगे भाइयों सगी बहनों में ये चीज़ें बड़ी कॉमन और कंपटीशन सा एक आने लग गया है, और कि ये जी उसने करके ये ले दिया तो मेरे पास क्यों हाँ, नहीं है? ये करके आप सिर्फ अपनी ज़ात को तकलीफ़ दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ज़ात के लिए गोल सेट करें। आप कह रहे हैं कि अगर लेट सपोज़ मेरे पास आज अगर ये फ़ोन है, मैं चाहती हूँ कि मैं इससे अच्छा फ़ोन ले लूँ, तो मैं इसके लिए एफ़र्ट कर लूँ, मैं कोशिश कर लूँ। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, दूसरों को मत देखें वो क्या कर रहे हैं। जब आपका फ़ोकस आपकी अपनी ज़ात होगी ना, तो आप बहुत खुशहाल रहेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने पूरी ज़िंदगी यही किया। जब मैं पढ़ाई भी करती थी, मेरा फ़ोकस होता था कि मैंने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अच्छे मकाम पे पहुँचना है। फिर थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर ये था कि अच्छा कमाई करनी है, इतनी आज तनख्वाह अगर आज 20,000 है तो अब 40,000। जो मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे साथ काम करने वाले 2 लाख पे पहुँच गए या 4 लाख पे पहुँच गए। मेरा कंपटीशन मेरी अपनी ज़ात से होता था कि आज अगर 2 है तो कल 4 और अगले 6, ये मैंने अपने लिए सेट किया और इसी ने मुझे सारी ज़िंदगी फ़ायदा दिया। मैंने कभी किसी की तरफ देख के ये नहीं कहा मेरे पास ये भी आ जाए, मैंने अपने लिए खुद सोचा और किया। और यही आपकी पर्सनल लाइफ में, यही आपकी अज़दवाजी लाइफ में, और यही वो लोग जिनकी ज़्यादा बेगमात हैं, उन बेगमात के लिए भी है कि आप ये देखें कि आपका शौहर जब आपके साथ मौजूद है, क्वालिटी टाइम गुजारे, ये शिकायत करने की बजाय कि उसको आपने ये ले दिया, उसके साथ आपने ये कर दिया। इससे एक तो माहौल ख़राब होगा, आपकी ज़हनी सेहत ख़राब होगी, और उन्होंने वही करना है जो उन्होंने सोच लिया हुआ है। और इस बात से शायद चिढ़ के वो ना करें जो आप कह रही हैं। तो अपनी ज़ात पे फोकस रखें, अच्छा टाइम गुजारें, अपने घर को देखें ना कि आपके घर में क्या है, आपके घर में क्या चीज़ें हैं, उसको बेहतर करें। अपने बच्चों को, अपने उस यूनिट को जो आपका छोटा सा प्यारा सा अल्लाह ताला ने कुंबा दिया, उस पर फोकस करें। और ये पूरी ज़िंदगी के लिए है कि किसी से कंपटीशन ना करें। अच्छा, इस पर मैंने एक तो जनरल बात, क्योंकि आप अब हम मीडिया में होते हैं तो बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ माशरे में ज़्यादातर ख़वातीन वो घरों में ही होती हैं, उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता। उनके बारे में मैंने आपसे पूछना है कि अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी? आजकल आप देख रही हैं कि लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं, मुझे बोलना नहीं जाता मेरे से कि कोई कैसे अपनी औलाद को किसी तरह से नुकसान पहुँचा जाता है। मैं बस इतना बोल पा रहा हूँ, आपको पता है ना क्या क्या हो रहा है। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। बीवी नाराज़ होकर चली गई तो बच्चों को कुछ कर दिया, या वहाँ जाकर मर्द ने कुछ कर लिया, या औरत ने, उसमें माशी मसाइल भी हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या इसकी वजह आप समझती हैं? कि और इस एक्सट्रीम पर जाने से पहले ही बहुत से स्टेप्स आते हैं, क्योंकि आप साइकाट्रिस्ट से भी मिलती हैं, उनसे भी गुफ्तगू करती हैं, इंसान उनसे भी सीखता है, एजुकेशन से आप मिलती हैं, दीगर लोगों से मिलती हैं। तो जब आपने उनसे सवाल किए और हम भी उनसे सवाल करते हैं, तो इस स्टेज पर बंदा जाए ही ना, या कोई रिश्तेदार उस चीज़ को देख ले कि ये शख्स इतना मायूसी में, या औरत इधर आगे निकल गई है, या अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी या बच्चों को, हम इतना आगे क्यों जा रहे हैं? ये दम बर्दाश्त। और हालांकि सबसे खूबसूरत रिश्ता जो कायनात में पहले है वो तो मियाँ बीवी का आया है। बिल्कुल ऐसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा वहा का पहला रिश्ता है, और उससे फिर सारे रिश्ते बने हैं। माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, आगे फिर जितने भी रिश्ते हैं वो सिर्फ उससे जन्म लिए हैं। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतनी बड़ी ये एक यूनिवर्सिटी है कि आपने तरबियत करनी है। देखिए, किसी इंसान की तरबियत करना, उसको पूरा कर, तो जब हम आपस में ही लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी रिश्ते में इस तरह से दरारें हैं, तो हम आगे उनको क्या, बच्चों को या फैमिली को करेंगे? तो इसकी वजूहत आपको क्या नज़र आती हैं? और कहाँ हमें दूसरों को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, किस स्टेज पर कि हमसे नहीं संभल पा रहा, कि इस एक्सट्रीम तक ना जाएं कि अपने आप को या किसी और को कोई नुकसान पहुँचाएँ? सबसे पहले तो जिस वक्त हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, यानी कोई लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई, तो घर से ही सिखा दिया जाता है बच्चियों को
तुमने अगले घर चले जाना है, तुमने अगर ऐसे किया तो कहेंगे माँ ने तरबियत कैसी की, इस तरह से बिहेव करो, काम सीखो। लड़के को नहीं बताया जाता, लड़के को ये कभी नहीं, आपने भी नहीं कभी सुना होगा ज़िंदगी में कि तुम ब्याह के एक बेटी को लेके आओगे तो ऐसे बिहेव करना उसके, कभी आपको कहा गया था? नहीं कहा जाता। हमें भी ऐसे ही बच्चियों को सब कुछ सिखा दिया जाता है, लड़कों को कुछ भी नहीं सिखा दिया जाता। अब देखें ना, एक और अगर ना सीखनी हो तो टॉर्चर जरूर मेंटल होता है कि जाके मेरा नाक कटवाएगी, मुझे बदनाम करेगी, कैसे तुम वहाँ पर सर्वाइव करोगी, तुम अपने कपड़े नहीं देख रही। अच्छा, अब ये नहीं सोच रहे कि हमने पढ़ाई का कितना बोझ डाल दिया बच्चियों पर। अच्छा, पढ़ाई वो बच्चे जितनी ही करे, उसके बाद ट्यूशन भी देखे, फलां भी करे, और साथ वो अब किचन के भी काम उसको आते हैं, उसको सफाई भी आती है, उसको कपड़े प्रेस करने भी आते हैं, और ये डिमांड कहीं लड़कों से नहीं हो रही। नहीं, बताया भी नहीं जा रहा कि कल को तुम्हारी भी शादी होगी। ये देखे ना, ये जितने लोग बैठे हैं, पूछ लें इनमें से किसी को इनके अम्मा अब्बा ने कहा था कि तुम्हारी बड़े होकर शादी होगी तो तुमने ये करना, किसी को नहीं कहा गया। एक तो ये नुक्ता, फिर ये कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तो तुमने उसी घर में रहना है और तुम्हारा जनाजा वहाँ से उठे। अच्छा, मोस्टली ऐसा ही लड़कियों को सिखाया गया। अच्छा, फिर ये 2 नुक्ते हो गए। तीसरा, जिस वक्त शादी हो रही होती है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई जंग के मैदान में उतरने जा रहे हैं लड़का लड़की। लड़के को बताया जाता है आज ही तू काबू कर लेना है, बुढ़ी ते तू रोब पा देना है, वो सारी ज़िंदगी तेरी गुलाम बन के रहेगा। उधर से लड़की को सिखा दिया जाता है कि भाई तुमने इसको अपनी माँ से, बहनों से दूर कर देना, तुमने इसको काबू कर लेना। भाई कोई जंगली जानवर है कि तुम लोगों ने एक दूसरे को काबू करना है या कंट्रोल में रखना है? आप 2 इंसान हैं, 2 मुख्तलिफ शख्सियात रखने वाले लोग एक शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। तो खुदारा अपनी औलादों पर ये जुल्म ना करें। अगर आप बच्ची की तरबियत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, उसे आप बताएं उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक लड़के की भी ज़िम्मेदारी है, उसको भी घर चलाना है। उसको भी बताएं कि माँ बाप दोनों बैठ के बताएं कि बेटा तुम्हें ये करना है। एक बच्ची घर छोड़ के आ रही है, तुमने उसको भी इज़्ज़त देनी है, माँ को भी इज़्ज़त देनी है। ये कह के मानू ना छड़ दें, वो तेन छिन लेगी साढ़े को, हमने काम ख़राब कर दिया। अब वो लड़का भी ज़हनी मरीज़ बन जाता है, उस पर भी बहुत प्रेशर आ गया, लड़की पे भी बहुत प्रेशर। अब वो सीख के ये आई थी कि माँ से दूर कर दूँ, बहू से वो नंद से दूर कर दूँ, तो वो एक कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, फिर जो हो रहा है उसके बाद जो सबसे ख़तरनाक बात है कि घर में होने वाली, जो कहते हैं हम मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इसलिए कहा जाता है कि बहुत अनबन हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, शिकायतें हो सकती हैं, वो आपस में कर लो। आपस में नहीं करनी, उधर अपने मैके में करनी है और इधर अपने माँ बाप से करनी है। आप बेशक ठीक हो जाएं, फिर वो नफ़रत के बीज उन दोनों ख़ानदानों में बो दिए जाते हैं। तो हम बात आपस में जो करने वाली है वो पूरे मोहल्ले में कर देते हैं। लिबास का तो एक मतलब ये भी ना, पर्दा जो है उसको छुपा के रखो। तो ये चंद चीज़ें माँ बाप ना करें, तरबियत दोनों की करें, सिर्फ बेटी की तरबियत नहीं करनी। फिर उसको ये भी ना सिखा दें कि अब तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से आएगा। कभी कभी फिर सच में भी जनाजे उठते हैं उसामा भाई, बहुत बहुत तकलीफ दे बात होती है वो। उनको बताएं कि राइट्स क्या हैं दोनों के, और फिर ये बताएं कि काबू नहीं करना है, एक दूसरे को समझना है, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, आपने साथ चलना है। अच्छा देखें, इख्तलाफ हो सकता है, हमारा आपस में इख्तलाफ हो सकता है, सगे बहन भाई का हो सकता है, आपका अपनी वालदा वालिद से हो सकता है। उसका सबसे बेहतरीन सलूशन है आप बैठें और उसको बात करें। सबसे ज़्यादा कमी आज के दौर में बात ना करने की है। वो जॉन साहब कहते हैं ना कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। तो हम सुनते भी नहीं, कम्युनिकेट नहीं करते कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई भी चीज़ होगी, मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, हमारी गलत फहमी दूर हो जाएगी, हम ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। मैं कहती हूँ माँ के रिश्ते के बाद अगर कोई सबसे खूबसूरत रिश्ता है तो वो मियाँ और बीवी का ही है। देखिए ना, आप ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दौरानिया किसके साथ गुजार रहे हैं? अज़वाज एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं। तो एक दूसरे को बाहमी समझदारी के साथ लेकर चलें, एक दूसरे की बात सुने, थोड़ा बर्दाश्त करें। अच्छा, और ये भी नहीं कर सकते आप, ये हो ही नहीं सकता, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरा शौहर मेरी तरह बन जाए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बन जाए, या मैं वैसी बन जाऊँ जैसे वो चाहते हैं। मुमकिन नहीं है ना। तो बिल्कुल अलग शख्सियात हैं, तो आपने एक जैसा बनना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये मुझसे इतने मुख्तलिफ है और मैं इनसे इतनी मुख्तलिफ हूँ। ये चंद चीज़ें हैं, और ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी माँ बाप पर है। आज से ही अपने बेटों को भी सिखाएं, और बेटियों पर खुदारा बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें। जहनी मरीज़ बनते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में लोग। फिर यही होता है कि उनको अपने बच्चे भी बुरे लग रहे हैं। अब बच्चा बुरा लगना, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, और कुछ जाके उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को। अभी जिस तरह आपने सहाफ़त का आगाज़ किया, प्रोग्राम्स भी किए, और उसमें आपने क्राइम शोज़ करना शुरू कर दिए। इकरार भी वहीं से ज़्यादा फेमस हुए, उससे पहले भी थे, न्यूज़ में भी थे, प्रोग्राम्स हर तरह के इकरार ने किए हैं।
लेकिन ज़्यादा फेम उनको से मिली। देखिए आप दोनों मियाँ बीवी ने ये बेड़ा उठाया था कि पाकिस्तान को आप दोनों ने मियाँ बीवी ने मिलकर ठीक करना है ये। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट हमने बात की है, मगर इस प्रोग्राम ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया। जो मैंने क्राइम किया या सोशल इश्यूज़ पर बात की ना, हम इंसान जो है ना कहीं तबीयतन नाशुक्रा होता है, जो हमने शुरू में भी बात की थी ना। तो अपने जो गोल सेट करता है, अब मुझे ये चाहिए, वहाँ से मेरे गोल्स भी बिल्कुल ज़मीन पर आ गए। जिससे मैंने घर बनाने का आपको कहा है, क्योंकि जब हम जाते थे उसामा भाई, ऐसा घर जहाँ पर ये कमरा बहुत बड़ा होगा, इसके अगर 4 हिस्से कर लिए जाएँ तो उसके अंदर 10 लोग रह रहे हैं। उधर उनके लिए 2 वक्त का खाना खाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। वो किस तरह से पहनने के लिए कपड़े भी 2 ही हैं, जिसमें से एक धुला हुआ है और एक। तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं कि हम किस चक्कर में लगे हुए हैं। अल्लाह ने हमें भेजा किसी और लिए और हम कर कुछ और है। तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई, और वही बात कि अल्लाह ताला की तौफीक ना चाहता तो ना करती। लेकिन वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि शुक्र और अदा करो रब का, और कनेक्ट हो जाओ। और ये जो हम हवस में पड़े रहते हैं, ये चीज़ कर लें, वो चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। असल तो वो कनेक्शन है, वही आपके काम आना है हर मोड़ पर। तो वो क्राइम शो मैंने शुरू इस तरह से किया था कि मैं डॉन में थी उस वक्त। तो जाहिद भाई होते थे हमारे डायरेक्टर न्यूज़, उन्होंने बुलाया और कहा कि ये प्रोग्राम है, एंकर छोड़ के चली गई थी, तो आप न्यूज़ के साथ ये भी करेंगे। अच्छा, फिर जब वो करने लगे, वो सोशल इश्यूज़ पर ही था। आज से सोचिए कि ये मैं 2012 की बात कर रही हूँ, तब भी यही मसले थे। गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, साफ़ पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, पक्की सड़कें नहीं बनी हुई, नालियों से पानी निकल गया है, पाइपलाइन फट गए हैं। ये सब वही मसले थे जो आज भी हैं। बड़ा अलमिया है वैसे। मैं चाहती नहीं बहुत सियासी बातें करूं, लेकिन ये हमारे घर घर का मसला है, वो मसले आज भी हैं। तो वो शुरू किया, उसकी रेटिंग्स अच्छी आने लगी। फिर इकरार का प्रोग्राम शुरू हो चुका था, और वो छापों का एक रुझान हर चैनल ने शुरू कर दिया। तो इन्होंने भी कहा कि अब ये छापों पे चला जाएगा। उस दौरान फिर मैंने चैनल चेंज कर लिया था, अब तक पे चली गई। फिर वहाँ पे भी ये न्यूज़ और ये साथ साथ कंटिन्यू रहा। तो एक तरह से चैलेंज भी लगता था, मुश्किल भी होता था, लेकिन फिर मज़ा भी आता था कि यार कुछ कर तो रहे हैं ना, हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ कर तो रहे हैं, कुछ शायद कोई बेहतरी आ जाए। तो ऐसे हुआ था। बल्कि हमारे दोस्त हैं मुदस्सिर इकबाल, जी 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 तो जी, उन्होंने भी छापा मारा था। उन्होंने कहा जी इकरार की तरफ छापा, और वो उन्होंने आपके रेस्टोरेंट पे छापा बड़ी मारा वायरल हुई था। थी, मिलियंस में उसके व्यूज़ आए थे। तो वो जो छापा था उसकी कहानी क्या है? वो रेस्टोरेंट में कैसे आप दोनों चले गए इस बिज़नेस में, और फिर निकले क्यों? और बल्कि क्राइम शो से भी कैसे निकला है? वो भी इकरार ने तो चले पॉलिटिक्स की तरफ आकर उन्होंने फैसला किया कि मैंने नहीं। आपने किस तरह ये क्राइम स्टोरीज? पहले मैं रेस्टोरेंट वाली कहानी आपको बता देती छापा, वो हूँ। कहानी की बताएं ज़रा। हम ना कुछ चाहते थे बिजनेस किया जाए। हम कुछ वेले दोस्त बैठ जाते थे, शाम को गप्पे लगाते थे। तो हमने कहा ये टाइम ज़ाया करने की बजाय कोई बिजनेस किया जाए। ये आपका आइडिया था या इकरार का था? ये रेस्टोरेंट से पहले की एक कहानी है। हम अच्छा, 5 दोस्त थे, और हम पांचों ने मिलकर सोचा कि एक छोटा सा ढाबा बनाया जाए। कराची में चाय पराठे का बहुत रुझान है। शाम में दोस्त आते हैं, बैठते हैं। तो लाहौर में भी काफ़ी चाय और इस तरह के ढाबों का बड़ा हो गया है। तो हमने यही सोचा कि हम हर रोज़ किसी न किसी ढाबे पे बैठे होते हैं, अपना ही बिजनेस शुरू कर लेते हैं। चलें किसी और को तो नहीं, खुद तो चाय पराठा खा ही लिया करेंगे। तो वो हम 5 लोगों ने बिज़नेस शुरू किया, और अच्छा चल रहा था। तो वो इकरार भी वहाँ आया करते थे, और अल्लाह गनी के रहमत करे राजा भाई को, वो भी वहाँ आया करते थे। बड़ा आला इंसान था। बहुत, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। अभी तक यकीन ही नहीं होता हमें। वो फिर सारे दोस्त आते थे। मैंने वसीम बादामी को और इकरार को सबसे ज़्यादा गमज़दा मैंने देखा है। मैंने इनको पहले भी देखा कि बहुत करीबी लोग, इनके बहुत प्यारे दोस्त गए दुनिया से, लेकिन जितना राजा के जाने पर मैंने इनको दुखी देखा। उफ, तो इकरार तो जैसे कुछ छोटे बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं ना, उस तरह, मतलब बहुत सदमा था, बहुत सदमा था। वो रौनक, जहाँ वो बैठता था वो रौनक था। आप यकीन जाने कि उनके बैठे ना मैं हाथ जोड़ देती थी कि अब चुप कर जाए, हंस हंस के मेरी पसलियों में दर्द हो गया। इतना वो हंसाने वाले और ज़िंदगी से भरपूर इंसान। मुझे नहीं लगता हमारी ज़िंदगियों में अब कोई ऐसा इंसान है, या आने की तो क्या ही गुंजाइश होगी, रहा नहीं ऐसा कोई। और इसलिए अब हम ना समझ एक तब्दीली हुई है। पहले होता था ना कि कभी इकरार ने कह देना चलो सारे चलते हैं कहीं खाने पे, ये मैं अच्छा थक के आई हूँ काम से, आप लोग चले जाएं, किसी और दिन चले जाएंगे। या कभी एनी ने कह देना यार मैं सो रही हूँ, आप लोग चले जाओ। तो उस वजह से फिर हम अपने अपने एक ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। अब हम हर लम्हा कोशिश करके मिल रहे होते हैं। या आज मैंने ये खाना पकाया, मेरी तरफ सारी फैमिली, सारी फैमिली, दोस्त भी।
अच्छा। कि आज छुट्टी का दिन है, आ जाओ सारे कहीं बैठते हैं, कहीं नहीं। पहलाज को भी साथ, बेटे को भी पहलाज साथ भी लिया, साथ होता है, आप सब तीनों साथ भी और जी, इकरार सब इकरार कोशिश करते हैं इकट्ठे हों। साथ ज़्यादा वक्त, क्योंकि राजा भाई के जाने के बाद हमें बहुत सदमा पहुंचा और हमें ये रियलाइजेशन हुई, जो कि होती भी है, कि जब चले जाएंगे तो यही लम्हे हैं हमारे पास। हम काम तो ज़िंदगी भर चलते रहते हैं सबके, तो ये काफ़ी ज़्यादा हम करने लगे हैं पहले से कहीं ज़्यादा, और अब कोशिश करके एफर्ट करके, और फिर बैठे होंगे तो फिर हम फ़ोन नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा। पहले क्या होता था कि सब बैठे तो हुए हैं सब साथ अपने अपने फ़ोन में, अब हम बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कि कितने कीमती लम्हे हैं जब हम सब साथ हैं, दोस्त हैं, फैमिली हैं और ये सब। तो अल्लाह बस क्या कह सकते हैं, जाना है सबको एक रोज़। अच्छा फरहान, चूँकि राजा मतलूब शख्सियत ही ऐसी थे कि ये नहीं हो सकता कि आपसे गुफ्तगू हो रही हो आपकी फ़ैमिली के बारे में, और वो फैमिली का एक पार्ट थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा तो आमीन। रेस्टोरेंट में भी यानी उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इस तरह से थी, सब बैठे होते थे इकट्ठे, तो वहाँ उनसे भी डिस्कशन रही? वो आपको पता है ना, इतने जिंदा दिल थे, और कहते हैं ना यारों के यार जो होते हैं, एक बार मिल लेते थे तो दोस्ती हो जाती थी उनकी सबसे। तो इकरार भी आते थे, वसीम ने भी आ जाना, फिर अल्लाह गरी के रहमत करे डॉक्टर आमिर लियाकत को, वो भी आते थे, मतलब बड़ी शोबिस पर्सनालिटीज़ आती थी। तो वो वहाँ बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग थी, और उधर ना जैसे लक्ष्मी पर ये तेल लेके वो मालिशिए घूम रहे होते हैं, या फूलों वाले, या उस तरह। तो इकरार ने कहना ये तो मुझे वैसे ही माहौल लगता है लक्ष्मी जैसा, तो यहाँ बटकड़ाई होनी चाहिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये हुआ कि एक एक दोस्त जो थे वो पार्टनरशिप से हटते गए, आखिर में सिर्फ मैं अकेली रह गई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है तो इसको हम रेस्टोरेंट ही बना लेते हैं। तो फिर वो साथ एक शॉप हमने देखी कि यहाँ हम छोटा सा एक स्टॉल लगा लेंगे, और इसी तरह बाहर का सेटअप रहेगा और बटकड़ाई होगी। लेकिन फिर वो दुकान वाले ने दुकान ही नहीं दी हमें। अच्छा। वो इकरार के डर से उसने दुकान ही नहीं दी। मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, जाएगा। को पता नहीं वो कोई खुदा ना खास्ता इलीगल काम करता था कि क्या, उससे का पता चल जाएगा। फिर सामने वाली एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग हमें फॉर्चुनेटली मिल गई रेंट पे, और वहाँ से आगाज़ किया। और इकरार को भी बड़ा वो फेवरेट प्रोजेक्ट था, क्योंकि उन्हें कराची में बटकड़ाई खाने को मिल रही थी, और वो शुरू हुआ, और बड़ा शानदार माशाल्लाह। लाला जो हैं शाहिद आफरीदी, उनके घर हर वीकेंड पे कढ़ाइयाँ जा रही होती थी देसी मुर्गे की। फिर फहद मुस्तफ़ा वहाँ आते थे, माविश हयात आती थी, अच्छा, सारी फेमस पर्सनालिटीज, अकमल ब्रदर्स जी माशाल्लाह बहुत अच्छे। और कौन कौन? सलमान भाई भी आया करते थे, कामरान अकमल, उमर अकमल। कामरान भाई तो एक दफ़ा ये हुआ कि मैं नीचे बेसमेंट में थी, उसके 3 फ्लोर्स थे ना, तो मुझे बच्चे आके कह रहे हैं कि कामरान भाई ऊपर आ गए। मैंने कहा वो फ़ोन करके आते हैं, उन्होंने मुझे कॉल नहीं की। मैंने कहा कोई शायद मिलता जुलता किसी को देख लिया होगा, लेकिन जब मैंने CCTV में देखा तो कामरान भाई थे। तो मैं ऊपर गई, मैंने कहा आप ऐसे कैसे आ गए? कहते मैं बस एयरपोर्ट पर उतरा, मैंने कहा बटकड़ाई ले जाओ, पहले वो खानी है, क्योंकि उसके बाद आगे डाइट और मैचेस और वो सारे थे। तो इस तरह बड़े अपने प्यारे प्यारे लोग, नबील भाई, नबील ज़फ़र, तो वो आते थे, और सारे मतलब मुझे तो अब जहन में सबके नाम भी नहीं आ रहे, सब आते थे। तो वो बड़ी सक्सेस स्टोरी रही। फिर आ गया कोविड, फिर रिस्ट्रिक्शंस, फिर बंद कर दिया, और वो सारा सिलसिला फिर थोड़ा खोला तो एक सीट की वो कभी इंडोर है कभी आउटडोर है, वो चलता रहा। लेकिन हमने तब भी सारा स्टाफ भी रहने दिया और काम सारा हमारा चलता रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमें लाहौर आना पड़ गया, वो इसलिए कि यहाँ इकरार घर बना रहे थे, तो उनको ये था कि करीब होंगे तो रोज़ मेरा जो चक्कर लगता है वो बच जाएगा। तब फिर मैनेजमेंट ज़रा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि पहले मैं पूरा वक्त रहती थी, इकरार होते थे सारे फैमिली मेम्बर्स, इसरार जो मेरा देवर है वो, एहसन, हम सारे मिलके देख रहे होते थे। लेकिन जब सारे आ गए तो फिर ज़ाहिर है आपको अब जब सर पर ना हो तो काम वैसे नहीं होता। फिर हमने सोचा कि इसको अब बंद कर दिया जाए, और बड़ा तकलीफ़ का लम्हा था। सोचे हमने पहली ईद से लेकर और उसकी सक्सेस तक सारा कुछ किया, फिर वापस आके उसको हमें छोड़ना पड़ गया। तो ये स्टोरी थी बटकड़ा की। फिर हमने सोचा लाहौर में शुरू किया जाए। फिर मैंने कहा इकरार से कि नहीं, इतना टाइम अब नहीं है कि हम इतने इतने घंटे जाएं और दोबारा से उसी तरह से उस स्ट्रगल में जाएं और फिर उसको सक्सेसफुल बनाएं, तो कोई और काम कर लेंगे। तो ये हुआ था। तो कोई और काम नहीं किया? कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इकरार ने रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और वो उस पर अब ज़रा थोड़ा सीरियस हो गए हैं, एक दो और चीज़ें कर रहे हैं। मैंने तो कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि आप स्क्रीन पे नज़र आएँ, क्योंकि एज अ हस्बैंड नहीं मैं कह रही, हमने इकरार को भी टेलीविज़न पर जब देखा, ख़बरें पढ़ते हो या प्रोग्राम, तो हम बहुत कुछ सीखते थे एज अ सीनियर भी उनसे। तो वो एज अ व्यूअर भी मैं उनको TV पर 20 साल का अरसा बहुत होता है, 20 साल दिए उसने मीडिया को,
बहुत बहुत लंबा अरसा होता है। तो मैंने कहा कुछ और नहीं, यूट्यूब पर कुछ करें ना, तो वो कुछ सोच विचार में है, देखें अब क्या करते हैं। एक पाइपलाइन में पॉलिटिक्स की तरफ आना, ये कितना मुश्किल डिसीजन था? आप लोगों ने कितना सपोर्ट किया या समझाया, मत आओ, या उन्होंने कन्विंस किया? क्या हुआ? डिस्कशन तो यकीनन हुई होगी कि सब कुछ छोड़कर मीडिया छोड़ दो, सारा कुछ छोड़ दो, और जाहिर है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि भाई एक रेगुलर इनकम थी के साथ, तो वो भी एक धचका। तो ये पॉलिटिक्स में आने का कैसे हुआ? ये जो सरेआम प्रोग्राम था ना, तभी से इकरार, पहले भी वो चीज़ होगी लेकिन नज़र तब आने लगी कि बहुत ज़्यादा कि मैं कुछ करूं, सोसाइटी में कोई तब्दीली आए, ये चीज़ ऐसे हो रही है, इसको नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ जो अगली नस्लें हैं उनके लिए ऐसा पाकिस्तान। टीम भी बनाई बकायदा। जी 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 जी, उसमें फिर लोगों ने कोई गलत काम भी शुरू कर दिया कि मैं भी सरेआम से हूं। जी जी जी, फिर कोविड भी आ गया ना, कोविड ने काफ़ी सारी चीज़ों को ना ज़रा, जैसे हम समझते हैं, होल्ड बैक हो गई सारी चीज़ें, तो वो तब से कुछ ना कुछ करते रहते थे। अच्छा, और इकरार की शायद मिजाज में है ये चीज़ कि ज़रा मुश्किल वाला काम ज़्यादा करना है। सरेआम में भी देखे ना, किस एंकर ने इतनी मारें खाई होगी और इतना मतलब एक चीज़ में घुस के वो काम करना, बहुत अभी भी केसेस चलते हैं। तो वो उनके अंदर चीज़ थी, तो वो किस वक्त इस तरफ आई हमें इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, क्योंकि वो खुद जो सोच गौर फिक्र करने वाला आदमी है ना, वो बैठ के रात में किसी वक्त जब फ्री है तो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो बस इन्होंने कहा कि मैंने एक तहरीक करनी है, तो क्योंकि जब कोई भी इंसान कुछ सोचता है ना, तो उसको या तो सोच से पहले का प्रोसेस हो तो तब आप उसको ज़रूर मशवरा दें, लेकिन जब हो गया है ना तो फिर आपको यही बनता है कि आप उसको कहें ठीक है, ओके, आप सपोर्ट करते हैं आपको। और एक अच्छा कॉज था, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उस पर उन्होंने शुरू किया, और फिर उसी सिलसिले में उन्होंने अपनी 20-21 साल पुरानी जॉब को छोड़ा। बहुत बड़ा लंबा साथ है, फैमिली बिल्कुल यार हुआ है, आप देखिए फैमिली की तरह। जी 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 जी, एक जिगरा चाहिए होता है कि आपकी एक लगी बंधी इनकम आ रही है और आपको पता है कि आपकी फैमिलीज़ हैं, और इतना हमारी फैमिलीज़ के अलावा बहुत सा वो मैं इस पर क्या बताऊं कि बहुत से लोगों के लिए इकरार करते हैं। तो एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जब आप मुश्किल फ़ैसला लेते हैं और एक दरवाज़ा बंद होता है तो आगे अल्लाह ताला बहुत दरवाज़े खोलते हैं। मेरा तो बड़ा तवक्कुल है, लेकिन ज़ाहिर है उसको भी थोड़ा थोड़ा साथ लेकर और मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशली इतनी बड़ी इनकम अभी तो नहीं आने वाली। वो देखते हैं फिर अगले प्रोजेक्ट्स जो कर रहे हैं उसमें क्या होता है। लेकिन ये आप देखिए ना, उस तहरीक को चलाने के लिए भी बहुत से पैसे चाहिए होते हैं, तो हमारे बजट में से जा रहे थे, वो हमारे बजट में से कट होके जा रहे थे, क्योंकि इकरार सेल्फ सस्टेन मॉडल बनाना चाह रहे हैं और उसी बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन मेरा ख्याल है इंशाल्लाह चीज़ें संभल जाएंगी। और वही बात है, अल्लाह करने वाला है, अल्लाह ने ये इकरार से काम कराया, आगे भी अल्लाह राहें आसान करेंगे और आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे लग रहा है कि जो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ देखिए एक रास्ता तो बना देंगे। फिर हमें नहीं पता वो हमारी ज़िंदगियों में उस मंजिल तक जाएं या आगे जाएं, एक बीच तो बो दिया है ना, जो कि अच्छी चीज़ है। आप लोग उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। घर से सपोर्ट हो फिर ही बंदा ये काम कर सकता है। मैं भी घर से अगर निकलता हूँ, जो भी काम करता हूँ, उसमें मुमकिन नहीं है कि आपके घर से आपको सपोर्ट ना मिल रही और आप वो सारे काम कर सकें, मुमकिन ही नहीं है। मेरे बच्चे बड़े इग्नोर हो रहे होते हैं, मेरी वाइफ को ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उनको देखना करना, एक एक चीज़, मतलब शॉपिंग, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात देखना, अगर घर में खाना पीना, बहुत एक मैनेजमेंट होती है सारा लेकर चलना। तो घर से सपोर्ट ना आदमी कुछ नहीं कर पाता। फैमिली व्लॉगिंग के बारे में आप क्या कहती है, क्योंकि आप खुद भी अब कर रही हैं, अपनी लाइफ को भी साथ दिखा रही हैं लोगों को, अभी बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान भी आपने व्लॉग भी बनाया तो बड़े अच्छे अंदाज से। लेकिन एक और तरह की फैमिली व्लॉगिंग भी हो रही है जिसमें बेडरूम्स तक दिखाए जाते हैं, जिसमें अपने बच्चे तो छोड़ ही दें उनको कि जी वो फेस रिवील हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज बर्थडे, और वो सारा कुछ। यानी तो आप किस तरह से इसको मैनेज कर रही हैं कि मैंने कितना दिखाना है, क्या क्या चीज़ दिखा सकती हूँ, क्या नहीं, हर एक का इंडिविजुअल होता है, और जो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये जो मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना, ये की थी, अब मुझे सन ठीक से याद नहीं, लेकिन उस वक्त मैं समा के साथ प्रोग्राम करती थी और हम सेम कंटेंट नहीं कर सकते थे अपने चैनल पे। आपको पता है ना, टीवी चैनल वाले कितनी पाबंदियाँ लगाते हैं, और मुझे ट्रैवल का बहुत शौक़ है। फिर मैंने सोचा कि मैं जो ट्रैवल कर रही हूँ वो आपके फ़ोन की कितनी मेमोरी होगी, कितनी चीज़ें सेव कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट कर लिया जाए उसको। तो वो इतने साल पहले मैंने शुरू किया था, तो उसमें ट्रैवल और कभी कभी फैमिली की चीज़ें, कभी कोई घर पे है जो आना चाहे। हमारी फैमिली में या हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते, और ये उनका राइट है, उनकी अपनी एक प्राइवेसी है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि सबको ऐसे ही कैमरा उठा के सबके ऊपर नहीं कर देना कि जी आ जाओ व्लॉग में, अपने व्लॉग की खातिर। तो वो आ जाते थे छोटे छोटे मोमेंट्स। अच्छा, उसमें भी बहुत छोटे मोमेंट्स होते हैं। अब
24 घंटे का दिन है, 24 घंटे हम नहीं दिखाते, ना दिखा सकते हैं, सिर्फ चंद मोमेंट्स दिखाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें वो करते हैं। लेकिन साथ ही उसामा भाई, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये बात की है जब फैमिली व्लॉगर्स के बारे में मेरे से सवाल किया गया है कि जब लोग आपको देखते हैं और पसंद करते हैं ना, हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है फैमिली व्लॉगिंग को। मेरे ख्याल में टॉप जो यूट्यूबर है जिनको हम कहें फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा ग्रो किए हैं, वो फैमिली व्लॉगर्स हैं। टॉप 10 में मेरा ख्याल है सारे फैमिली व्लॉगर्स होंगे। उसके साथ आती है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब मिलियंस लोग आपको देख रहे हैं तो जो आप एक लफ्ज़ भी अदा कर रहे हैं वो उन पर असर डाल रहा है। तो मैं तब भी कहती थी कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़ील करें और फिर लिमिट आपने खुद ही सेट करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ मेरा नहीं ख्याल फैमिली व्लॉगिंग के लिए कोई रूल्स या रेगुलेशंस हों। तो आपने खुद देखना है कि मैंने यहाँ तक जाना है, यहाँ तक नहीं जाना, व्यूज़ आपको आ ही जाएंगे, जो रिस्क आपके नसीब में लिखा है वो आ ही जाएगा। तो ये 2 चीज़ों का ख्याल रख लें, बाकी आपका जो जी चाहता है वो करें। कुछ हमारी इख्तियार है उनका ख्याल करना है आपने, बस ये 2-3 चीज़ें छोटी छोटी हैं और ये मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग करने भी लग गए हैं। एक तो नया होता है जब समझ भी नहीं आ रही होती, एक रॉ बच्चा है, उसने बस फ़ोन उठाया, उसको जो समझ आया उसने कर लिया, फिर वक्त के साथ वो सीख भी जाता है या आसपास के लोग बता देते हैं या सीनियर्स बता देते हैं, अच्छी बात है। तो ये सीख के आगे बढ़ें, हर रोज़ सीखने का अमल है, उसको अच्छे तरीके करें कि कल को जब आप भी अपना वो व्लॉग देखें तो आप कहें कि ये मैंने अच्छा किया था और हर दिन मैं बेहतर होता चला गया या होती चली गई। और हमारी फैमिली व्लॉगिंग में तो इकरार को तो हमेशा ये होता है यार क्या कर रहे हैं आप उनको ये होता है, वो हंस रहे होते हैं, कभी हम उनको व्लॉग में ले लेना। अब कभी कभी आने लगे हैं, कुछ मोमेंट्स के अंदर आने लगे हैं, लेकिन पहले उनको बहुत होता था कि ये क्या है, कि क्या। तो डेली लाइफ के कुछ हिस्से दिखाते हैं, कुछ चीज़ें दिखाने की होती हैं, कुछ नहीं दिखाने की होती। तो हम क्योंकि टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ जो सीखा था वो यहाँ भी काम आ रहा है ना, बड़ा एस्पेक्ट है उसमें जी। तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने सीखा नहीं है, तो मेरा ख्याल है कुछ सिखाने वाला अमल या कोई अगर आपको बताए भी तो उसको सुन भी लेना चाहिए। बड़े होने की हैसियत से आपको अगर कुछ बता रहा है तो उसको आप ये ना समझें कि आप पे तनकीद की जा रही है, वो इस्लाह के लिए कर रहे हैं, तो बुरा नहीं मनाना है आप लोगों ने। तो ये चीज़ें हमने भी तो सीखी है ना उसामा भाई। हम जब पहले दिन आके न्यूज़ रूम में बैठे थे, न्यूज़ स्टूडियो में, तो हमें कख भी नहीं आता था, आहिस्ता आहिस्ता सीख गए। ऐसे ही हर चीज़ आप सीखते हैं, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी चीज़ करें ज़िंदगी में तो वो बेहतर हो जाएगी। मुझसे जब ये सवाल होता है ना इस तरह, क्योंकि इस वक्त हमारे माशरे में जो नया एक एस्पेक्ट आया हुआ है, वही आपने कहा कि जो इन्फ्लुएंस है। जी 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 जी। मैंने जिस तरह कहा कि आप भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, और पहले शुरू में मुझसे एक बच्चे ने सवाल किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उनको मिलता है, टास्क मिलते हैं कि जब आपने जाकर किसी से मिलना है और इंटरव्यू करना है, तो तब मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। मैंने कहा जी आप क्या इन्फ्लुएंसर हैं, तो मुझे अजीब लगा। मैं क्या इन्फ्लुएंसर का लफ्ज़ पता नहीं क्या, लेकिन अब जो मुझे एहसास होता है कि वो लफ्ज़ बुरा नहीं है, किसी को इन्फ्लुएंस करना वो एक जिम्मेदारी है कि एज ए जर्नलिस्ट भी आप इन्फ्लुएंस ही कर रहे होते हैं। अब हुआ ये कि जब ये मुझसे सवाल होता है, मैं कहता हूँ कि देखें, अगर तो कोई गैर अखलाकी हरकत करते हैं ना वो, और फिर वो केसेस आप कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, लॉज मौजूद हैं और उनके पास हुए भी हैं। जी जी जी, हुआ भी है कुछ किसी ने कोई ऐप प्रमोट कर जी 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 जी। लेकिन अगर कोई कह रहा ना ओए अबे अरे ऐसे, यानी तो मसला ये है कि बच्चे भी बोलना शुरू हो जाते हैं, बच्चे बहुत सीखते हैं। इसी तरह नुमान एजाज साहब हमारे बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, तो एक ऐसी फैमिली व्लॉगर ने कहा कि मैं अपनी वाइफ के लिए ना, आज पता नहीं सालगिरह है या शादी की सालगिरह है या कुछ, तो उसने दिखाया कि पूरी वैन भर के फूलों की और मैं सारा कमरा सजाने लगा हूँ और ये करने लगा हूँ। तो नुमान एजाज साहब ने लिखा कि मैं गुजारिश करूँगा अपनी बहनों से, बेटियों से, जितनी भी हैं ख़वातीन, कि अब ये देखकर अपने खामन से एक्सपेक्ट ना करने लग जाना कि जी वो भी हमें ये ही देगा हमारी सालगिरह पर या शादी की सालगिरह पर, और ये वो। अब मेरे जैसे तो हर साल बुरे होते हैं बेचारे, वो क्या करें, इतना भी आप भी इकरार के ही भाई हैं, इसका मतलब है या हर साल भूल जाते। तो अब ये मसला, तो इसी तरह आप वो गोल्ड की चेन ले रहे हैं, वो जी मैं भी देख रहा था 40-42 लाख रुपए की है जी। अब बहुत महंगी, नहीं पता कि उससे एक नौजवान बच्चा क्या, अच्छा नई से नई गाड़ी, घर और फलां, अब ये बड़ा मुश्किल हो गया। अब आप जैसी शख्सियत कहती हैं कि जी सादगी से ठीक है, जितना हो जी घर भी आप यानी लिबास अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी जगह आ रहे हैं, वो सब है, लेकिन कहीं आप भी कहते हैं कि अच्छा ये सब कुछ आर्जी रह गया। लेकिन वो बच्चे जो आज इस उम्र में हैं वो इंस्टेंट इन्फ्लुएंस ले रहे हैं कि नई से नई चीज़ होनी चाहिए, अच्छा ये मैं कैसे कमा सकता हूँ, अच्छा फेम जल्दी से जल्दी कैसे हासिल कर सकता हूँ, उसमें आप ऊट पटांग हरकत करेंगे, उसमें आप अपनी शादी दिखा दें, उसमें आप ये हाल आ गया कि तलाक भी दिखा दो, खुदा न खास्ता जी, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, कि ये चीज़ें आप दिखाने लग गए हैं, आप पता नहीं जी फलां फेस रिवील कर रहे हैं, आज ये आ गया वो आ गया। तो इसमें आपको
क्योंकि ना कुछ चीज़ें कानूनी होती हैं, कुछ अखलाकी होती हैं। जी जी अब बिल्कुल। ये तो अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, कुछ बदतमीजी उस हद तक कर रहे हैं, गालम गलौज कर रहे हैं, फिर तो कानून हरकत में आएगा। लेकिन अबे ओए पर या अजीबोगरीब मजाक पर या प्रैक्टिकल जोक्स जिनको कह रहे हैं उन पर वो नहीं हरकत में आएगा। किसी पर पानी फेंक दिया आते जाते, अब आप तो ये कर रहे हैं लेकिन बच्चा उसे ले रहा है कि अच्छा आते जाते मैं किसी पर पानी फेंक दूँ, किस तरह की शरारत कर दूँ, उतनी बेतकल्लुफ़ी भी होनी चाहिए आपकी। तो ये एक बड़ा अजीब इन्फ्लुएंस आ रहा है बच्चों पर। उसको आप ये कहें कि वो एक दौड़ लगने लगी है फेम की भी, शॉर्टकट की तलाश होने और तेजी लगी से है। फेमस होकर मैं बहुत ज़्यादा पैसा बहुत जल्दी कमा जाऊँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना बच्चों की फिर घर में ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को आप आज के दौर में रोक नहीं सकते कि वो क्या देखें क्या ना देखें। अब पहले जैसे 12-13 साल का बच्चा होता था, हम लोग थे, हमें तो दुनिया जहान का कुछ नहीं पता होता था। एक टीवी था जी, ठीक है, वो एक फैमिली में एक ही जगह पर टीवी लगा हुआ है, सबने वो देखना है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जी। कि मैंने वो प्रोग्राम देखना है, मैंने वो ऐसा ही। देखना है। बल्कि एक तो ये वक्त था 24 घंटे का टीवी भी नहीं था। नहीं था मुझे Round the अच्छे clock से नहीं था। याद है। हमें वो 10 मिनट के कार्टून्स लगते थे, सिर्फ वो दिखाती थी वालदा, और हम देख लेते थे। अम्मा ने कहना यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ के। अब वो बच्चे और वैसे एक नहीं ड्रामा है। है और सारी फैमिली ने वो 8 बजे ड्रामा लगता है, 9 बजे खबरनामा, फिर अब्बा देखते थे या भाई मर्द हजरात देखते थे। तो वो प्यारा टाइम था। लेकिन आप ये वक्त के साथ सोचिए, हमें भी तो समझना है, हमें हम भी कहेंगे वो वक्त आ जाए, अब ये नहीं हो सकता। लेकिन उसामा भाई, हमें आज के बच्चों को भी समझना है, या हम थोड़ी सी ना ज्यादती कर जाते हैं आज की जनरेशन के साथ। अब देखें, अगर हम 40s में हैं तो जो 20s में बच्चा है वो एक तो हमसे 20 साल पीछे है। फिर आप ज़रा उन 20 सालों में क्या क्या कुछ हुआ उसको ज़रा रिकॉल करने की कोशिश करें। हम जब एंटीना वाला टीवी हमने देखा, उसके बाद डिश आया, फिर उसके बाद हमने पेजर देखा, केबल आई, फिर वो बड़े बड़े से कंप्यूटर के वो होते थे, क्या उसको बोलते हैं, मेरे ज़हन से नाम निकल गया। फिर वो स्लीक हो गए, फिर बहुत सी चीज़ें, फ़ोन नहीं थे हमारे पास, छोटे फ़ोन आए बटनों वाले, वो इस्तेमाल किए। MMS SMS के भी पैसे कटते थे जी। उन बच्चों को तो ये पता ही नहीं क्या था। उन्होंने तो आँख खोली है ये वाईफाई के दौर में। हर एक वायर वाला फोन तो उन्होंने देखा भी नहीं। देखा, उन्होंने कहीं शायद कोई पुरानी फिल्मों में देख लेते हो, उन्हें पता भी नहीं वो दौर क्या था। तो आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो वैसे ही बिहेव करें कि 10 मिनट का कार्टून देख लें। 10-15 साल, 15-20 जी, साल में जी। स्मार्टफोन का जो हुआ है, बहुत। इंटरनेट का और ये सब, ये तो अजीबोगरीब हो गया। तो आप उनको अच्छा रोक नहीं सकते। अच्छा, वो सिर्फ यहाँ की चीज़ें नहीं देखते हैं, यहाँ के व्लॉगर्स नहीं देखते। मेरे अपने भांजे एक दिन कुछ ऐसे ही लफ्ज़ बोल रहे थे, तो मैंने कहा बेटा तुमने कहाँ से सीखा? तो उन्होंने एक इंडियन व्लॉगर का नाम लिया, फिर उन्होंने मुझे लगा के दिखाया वो। तो बच्चों का एक्सेस है, वो तो दुनिया भर में कहीं भी देखते हैं। मिस्टर बीस्ट को भी देखते हैं, और मुझे इतना नहीं मालूम, मैं बहुत नहीं देखती। सबसे ज़्यादा फेमस है, फेमस व्लॉगर है और वो देखते हैं बहुत से लोगों को। और वो अब सिर्फ यहाँ के लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं ले रहे, दुनिया भर में जो हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। इसके लिए अब ज़रूरत ये है कि जो आपकी फैमिली के अंदर एनवायरनमेंट है उसको बहुत फ्रेंडली कर लें। आप अपने बच्चे को बिठाएं, उसको समझाएं, उससे दोस्ती करें, वो क्या सोचता है उसको बताएं, अच्छा ये ऐसे कर लोगे तो ठीक है। अब आप उसको रोक भी नहीं, तुमने ये नहीं करना, वो नहीं सुनेगा उसको ये नहीं पता, वो आगे से स्माइल कर देगा। आज का बच्चा नहीं डरता, तो उसको लॉजिक से बात करें, लॉजिक दें तो वो समझ जाएगा। बच्चे बड़े प्यारे हैं, समझते भी हैं। हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, बिल्कुल बहुत प्यारे हैं। लेकिन वही बात कि हमारा ये था कि बस कह दिया है नहीं, तो इसका मतलब नहीं, बस अब नहीं करना। हाँ। आगे से सवाल की जरूरत नहीं है या कुछ नहीं। हम तो वो सवाल बच्चे नहीं कर- समझना चाहते हैं जी, ये उनको मुझे समझाएं। आपसे मिलकर ये एहसास हुआ, आपने मुझे ये चीज़ समझाई है, और मैं भी खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा कि बैठकर जितना हो सके उनसे डिस्कशन करूं कि अच्छा हम इस चीज़ से अगर मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर या हम रहे ये हैं। काम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं कि जी। इसको आप किया जाए। वो क्योंकि फौरन वो देखते हैं ChatGPT, अच्छा व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस, जी, जी। वो उससे पूछ रहे होते हैं और हर वो बात का। अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हम गलत हैं यहाँ पर। हर वक्त हम ठीक नहीं हो सकते, बड़े बुज़ुर्ग हर वक्त ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी कि हमें देख रहे हैं लोग, और घर में आपकी बेटियाँ भी हैं और बेटे भी हैं। मैं ख़ास तौर पे वालिदैन से कहना चाहूँगी, और वालिद से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों से दोस्ती करें। और वालिद जो है अपनी बेटियों के बहुत करीब हों, उनसे दोस्ती करें, उनको प्यार दें, उनको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि आज के बच्चे को ना प्यार कॉन्फिडेंस की पिछले दौर से ज़्यादा ज़रूरत है। तब ज़माना मुख्तलिफ था, क्योंकि अगर आप उसको प्यार नहीं दे रहे, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, अपनी बेटी की तारीफ़ नहीं करे, जो कि हमारे यहाँ नहीं की जाती। बेटी तो बाप आए तो उसको गले नहीं लगा सकती, या बाप बेटी को गले नहीं लगा सकता। कितना प्यारा रिश्ता है, लेकिन हम उसमें कबाहत ढूंढते हैं। तो वो फिर वो प्यार, वो सिक्योरिटी, वो कॉन्फिडेंस बाहर तलाश करेगी, और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और उसको किस अंदाज से मिलेगा, ये कितना खौफनाक है सोचना भी। तो प्लीज़
बेटों से तो आप करें दोस्ती, लेकिन बच्चियों से वालिद की दोस्ती वालदा से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मैं बहुत से केसेस देखने के बाद रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ये करें। तो इसको प्लीज़ आप नोट करें। दुनिया आपने घूमी, जी सबसे मज़ेदार जगह कौन सी लगी? अच्छा, मुझे ना हर जगह ही बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हर मुल्क का एक अलग कल्चर है और हर मुल्क के हर शहर का एक अलग कल्चर है। अगर आपने सुकून वाली शख्सियत हैं आप कहते हैं बस मैं हूँ, किताबें हूँ, पानी बह रहा हो और सामने खुला समंदर नज़र आ रहा है और सुकून से वहाँ काउच पे आप लेट जाएं, तो आप मालदीव्स चले जाएं। अच्छा, खामोश तबीयत जो हमारे तरह मेरी तरह के लोग हैं। और अगर आपको बहुत हसल वसल चाहिए और बहुत रौनक मेला चाहिए, तो आप अमेरिका चले जाएं। वहाँ के लोग, जो हम एक टर्म सुनते हैं ना, हाई ऑन लाइफ, वो हाई ऑन लाइफ होते हैं। वो चलते फिरते कहेंगे यू आर वेयरिंग अ वेरी नाइस शूज़, ओ यू आर हैविंग पिज़्ज़ा फॉर योर लंच। तो आपको लगेगा कि हम सारे एक ना ग्लोबल फ्रेंडशिप वाले जोन में आ गए, तो उधर चले जाएं। वैसे अल्लाह की दुनिया इतनी खूबसूरत है उसामा भाई, ओ हो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, कि आप जब जाते हैं ना तो वो कुदरत के रंग देख के आप कहते हैं अल्लाह मियाँ। और जो ऐसा शख्स जो यकीन नहीं रखता ना, जो कहता है कि कोई खुदा नहीं है, ये दुनिया ऐसे ही बन गई, वो जाए और सफ़र करे, फिर उसे अंदाज़ा होगा कि आसमानों के ये रंग और फूलों में जो चार चार रंग हैं, एक वाइट निकल रहा है, उसमें पर्पल निकल रहा है, उसमें रेड हो रहा है, और घास के मुख्तलिफ रंग, और जो पानी, ट्रांसपेरेंट पानी, उसमें मछलियाँ नज़र आ रही हैं, ये रब के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो कहता है ना, देखने वालों के लिए निशानियाँ। आजकल तो ये एक खराफात बड़ी पैदा होगी ना, एथीज़म, ये अल्लाह ताला का इनकार हो रहा है, आसान करे उन लोगों के लिए ज़िंदगी। और बड़े अक्लमंद लगेंगे आपको, बड़े समझदार लगेंगे, और ऐसे से फिर दलाइल देते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, इंसान परेशान हो जाता है ये। और हमारे तो यहाँ ये था ही नहीं कॉन्सेप्ट, लेकिन अब वही वेस्टर्न कल्चर की वजह से ना, वहाँ पर लोग दीन से दूर हो गए, तो वो यहाँ भी उससे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सवाल वो मिलते हैं, अच्छा बड़े वो दलाइल मिलते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह ने हिदायत देनी हो, आप देखें ना, आप कह रही हैं कि दुनिया ही देख लो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं तुम देखो किसने बनाया है सब, सीरियसली। आप अच्छा देखिए ना, एक पूरा साइकिल है, सूरज ढल रहा है, सूरज उग रहा है, चांद है, सितारे हैं, फिर साइंटिफिकली उसको आप पढ़ें तो आपको वो सारी चीज़ें, ये सब कुछ ऐसे इतने मैकेनिज्म के साथ चल सकता है, ज़रा सा इतना सा इधर उधर हो जाए, ख़त्म सब कुछ। इंसान की तो ज़रा सी, वो कहते हैं नस टस से मस और बस एक ज़रा सी नस टस से मस और बस। आपकी तो इतनी औकात नहीं है कि आप अपने आप को सेहतमंद कर लें। एक छोटा सा ज़ुकाम होता है तो आप बिस्तर पे पड़ जाते हैं और फिर आपको लग पता जाता है, तो कैसे आप रब के होने से इनकार कर सकते हैं? मैं तो ये समझ ही नहीं पाती। तो रेस्टोरेंट आपने शुरू किया, वो भी खाने पीने का बिजनेस? जी जी जी। तो खाने में क्या पसंद है और बनाने में क्या पसंद है? खाना बना भी लेती हूँ मैं अच्छा, और खाने में मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट है ना, वो है दाल चावल। अच्छा, खाने में भी सादगी? सबसे ज़्यादा मुझे दाल चावल पसंद है, लेकिन उसके अलावा मैं गोश्त खोर भी हूँ, मैं फूडी हूँ, पोर्शन बहुत थोड़ा खाती हूँ, लेकिन ये कि बचपन से ना घर में वो होता है बच्चों की सेहत का ख्याल, तो हर चीज़ में मटन डाल दिया जाता था। आलू गोश्त है तो कद्दू गोश्त है, अरवी गोश्त है, तो वो गोश्त बड़े शौक़ से मैं मटन खोर हूँ ज़्यादा, चिकन से ज़्यादा। इकरार चिकन खाते हैं, तो मैं हर तरह के खाने पसंद करती हूँ। हम मुल्क से बाहर भी जाएं तो वहाँ अब तो हर जगह अल्लाह का ये शुक्र है कि हलाल रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, तो आप किसी भी मुल्क में जाएं वहाँ का खाना भी ट्राई करें। थाई फूड भी मुझे अच्छा लगता है, इटालियन पिज़्ज़ा मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, पास्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर सुशी भी मैं खाती हूँ, कुकड वाली सुशी, रॉ तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। तो इसी तरह से हर तरह का खाना खा लेती हूँ। दो चीज़ें नहीं खाती, पता नहीं उसकी वजह क्या है, एक तो भिंडी नहीं मैं खाती, अच्छा, और मटर मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, खा लेती हूँ, बाकी मैं सब कुछ, सब्जियों की बहुत शौकीन हूँ। और बनाने में? बनाना भी सब कुछ। अच्छा, सब कुछ तकरीबन बना लेती हूँ। कुछ वेस्टर्न फूड भी मैंने ट्राई किए बनाना, पास्ता भी मैं बना लेती हूँ, पिज़्ज़ा भी मुझे आता है। सारी फैमिली इकट्ठी होती है तब भी होता है कि अच्छा तुम ये बना लो, तुम ये जी 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 जी। पुलाव बड़े शौक से खाते हैं मेरी फैमिली वाले, कढ़ाई मेरे हाथ की बहुत शौक से खाते हैं, फिर वो फरमाइश करते हैं कि बना दो। ये दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। फिर मेरी फैमिली में फिर वाइट चिकन कढ़ाई में बनाती हूँ, वो सारे बहुत शौक से खाते हैं। कबाब शबाब मतलब बना लेती हूँ, सारे पाकिस्तानी खाने तकरीबन बना लेती हूँ। और बहन भाई में कोई आपसे इंस्पायर नहीं हुआ कि अच्छा मीडिया में आए या इस तरह से करें? मैं सबसे बड़ी हूँ अपनी फैमिली में, बहन भाइयों में भी और ननियाल ददियाल में भी सबसे बड़ी हूँ। तो मेरी जो सना 4th नंबर वाली बहन है, हम 5 बहनें और 1 भाई हैं, वो है सना अमजद, आपने उसको देखा होगा। वो यूट्यूब भी करती रही हैं, अभी वो इन्फ्लुएंसर हैं
और इंस्टाग्राम पे उनका बड़ा अच्छा पेज है। वो ब्रेक डाउन और आउटफिट कॉस्ट नहीं कर रहे होते, जिसमें बता रहे होते हैं हमारे इतने लाखों के कपड़े हैं तो जूते और ज्वेलरी, वो करती है। वो आपसे इंस्पायर हुई या उसमें बचपन से आपने कहा कि नहीं मेरा कोई कसूर नहीं, इसमें ये खुद से ऐसी थी? मेरा ख्याल है उसकी अपनी एफर्ट है और उससे बड़ी मेहनत की है अपने काम के लिए। बाकी मेरे अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए कि बहन भाई बड़ी इज्जत करते हैं और कहते हैं कि हमें, अम्मी तो कामों में मसरूफ़ थी तो आप ही ने हमारी बड़ी ट्रेनिंग की है, और वो कहते हैं सबके सामने, बड़ी बात है। आज के दौर में अगर कोई एक्नॉलेज कर ले तो बहुत बड़ी बात है। तो बहन भाई मेरे बड़े प्यारे, हम इज्जत करते हैं, कभी कभी लड़ाई भी करते हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं भी डांट लेती हूँ। आपकी शख्सियत में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा ज़िंदगी में आपके ख्याल से? वालदा का सबसे ज़्यादा रहा, साइलेंट अम्मा का रहा मेरे ऊपर असर, वालिद का भी रहा और मेरी खाला जान का भी रहा। वालिद की मुझसे बहुत दोस्ती रही, जो मैं आपको कह रही थी ना बेटियों से दोस्ती करें, तो वालिद की दोस्ती से मुझे कॉन्फिडेंस बहुत मिला। मैं कहती थी ना अबू ऐसे, अम्मी तो आपको पता है माई मना करती हैं, अम्मी ने कहा ना नहीं नहीं बेटा ये ऐसे नहीं कर, अबू ने कहा ना बेटा कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब ये कॉन्फिडेंस अगर मुझे घर से मिला है, जब मैं बाहर निकलूँगी मुझे तो किसी की परवाह ही नहीं होगी। कोई मुझे ये कहे कि चलो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ या ऐसे कर दे, तो मैं कहूँगी मेरे अब्बा जी घर बैठे हैं, वो मेरी बैकबोन है और वो मुझे सपोर्ट कर लेंगे, फिर नहीं मुझे परवाह होती। तो बहुत सी ज़िंदगी में ऐसे काम और फैसले वालिद साहब की शय पे तो नहीं कहूँगी, उनके कॉन्फिडेंस पे किए। फिर मेरी खाला जान थी, मेरी वालदा क्योंकि जॉब के सिलसिले में जाती थी, हमारे पेरेंट्स बड़ी छोटी उम्र में अलग हो गए थे, तो अम्मा ने सिंगल मदर के तौर पर पाला, ज़्यादा वक्त फिर वालदा के साथ। यही मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जो आप बातें कर रही हैं मैं सोच रहा हूँ कि आप तो पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी। जी। और इसका मतलब है कि अभी बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, छोटे बहन भाई हैं, वो तो 5.5 बिल्कुल ही छोटे बिल्कुल छोटे। जी। आप तो फिर भी समझदार होंगी, उसे बड़ा ट्रॉमा का होता है कि माँ बाप अलग हो गए हैं जी, और फिर सारा वक्त अलग, तो किस तरह ये सब बैलेंस हुआ? उस वक्त तो समझ नहीं आती थी कि अब्बा पहले घर आने का वक्फा ज़रा तवील हुआ, पहले जैसे रोज़ घर थे, फिर तवील हुआ, फिर अब आते ही नहीं थे, हम उन्हें मिलने जा रहे हैं आ रहे हैं, हमें नहीं पता था ये क्या हो। ज़ाहिर है 5-6 साल की उम्र में आपको क्या पता होगा। लेकिन हमारी वालदा और मेरी खाला जान तब उनकी शादी नहीं हुई थी, या हो गई थी, मेरे अब ठीक से मेमोरी में नहीं है, बहुत छोटा बच्चा थी मैं। तो उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस अलग से दिया, हम जाते थे अपने ददियाल भी जाते थे, पप्पू लोग भी आते थे, हमें मिलते थे, अब्बू भी मिलने आ जाते थे, हमें पिक करते थे, हम गर्मियों की छुट्टियां वहाँ गुजारते थे। तो एहसास ये हुआ कि शायद अब्बू वहाँ रहते हैं, हमने गर्मियों की छुट्टियों में जाना है, उनके साथ वक्त गुजारना ददियाल में, और फिर इधर आ जाना, इधर पढ़ाई करनी है, अम्मी है, खाला है, मामू है, ये है पैटर्न ज़िंदगी का। थोड़े बड़े हुए तो फिर हमें बता दिया गया कि ये वजह थी कि पेरेंट्स साथ नहीं रहते, लेकिन दिल में वो नहीं डाला कि तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी फुफियाँ ऐसी, तुम्हारी दादी ऐसी। सबकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट सिखाई मेरी वालदा ने और मेरी खाला ने, और इसी तरह मेरी फुफियाँ, मेरी दादी, मेरे वालिद ने अम्मी की बहुत रिस्पेक्ट सिखाई से। इस वजह से हम पॉजिटिव हुए। अच्छा, और कुछ चीज़ें आपस में डिसाइड कर ली गई कि ये वाले फ़ैसले अम्मा जान लेंगी मेरी और ये वाले फ़ैसले अब्बा जान लेंगे, तो इसलिए हमें दोनों का प्यार, कॉन्फिडेंस, वो कमी रही। ये नहीं मैं कहती कि नहीं रही, कि वो जो साथ रहने वाला होता है ना, वो एक अलग ही बात होती है। लेकिन उसामा भाई मुझे लगता है कि अगर साथ रहते होते तो हम बड़े पैम्पर्ड किस्म के बच्चे होते, शायद ज़िंदगी में वो हासिल ना कर पाते या वो शख्सियात ना बनते जो बन गए। तो इसमें भी मैं कहती हूँ अल्लाह की मसलहत होती है। जो कुछ मैंने सीख लिया और वक्त के साथ साथ बहुत कम उम्री में और फिर हर मंजिल पर, वो शायद मेरे माँ बाप साथ रहते तो मुझे उस चीज़ की कोई केयर ही ना होती। मैं बिल्कुल एक, जैसे एक बच्चा होता है जिसको माँ बाप पैम्पर करके बड़ा ख्याल से बढ़ाते हैं, वैसे ही बच्चा होती है, या मेरे बाकी बहन भाई। तो उससे मैंने सीखा। और फिर मेरी वालदा थी, उनके साथ बहुत मेरा वक्त नहीं गुजरता था क्योंकि ज़ाहिर है उन पर फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी, वो कमाने के लिए जाती थी, जॉब करती थी। तो मैं देखती थी मेरी वालदा उठी हैं, वो इस वक्त चली गई हैं, इतनी लेट वापस आई हैं, फिर वो घर को भी देख रही हैं, फिर वो उनकी अपनी रूटीन है। तो उनसे मैंने स्ट्रॉन्ग होना सीखा कि फ़ाइनेंशली इंडिपेंडेंट होना औरत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने कभी उनको ये करते नहीं देखा कि उस घर में ये हो रहा है तो उधर ये हो रहा है तो हमें ये करना है। उन्होंने अपनी ही, वो जो मैं बता रही थी, अपनी ज़ात पे फोकस, अपने बच्चों को देखना, वो भी मैंने उनसे सीखा। फिर मेरी खाला जान से मेरी बहुत दोस्ती थी, हम डिस्कशन किया करते थे, तो उन्होंने मुझे टोकना, बताना, समझाना, तो तरबियत वाला मामला उधर से हुआ। तो सब, फिर मेरी फुफियाँ पढ़ने लिखने वाली, अदब से ताल्लुक़, वहाँ से मैंने सीखा। दादी जान से मैंने पंजाबी सीखी और बड़ी हिकमत सीखी। दादी जान ने, जब मैं छोटी थी ना, तो आपको पता है जब बच्चे 16-17 साल की उम्र में हो तो रिश्ते आने लगते हैं फैमिली में। दादी एक दिन कहने लगी, अपने ख़ानदान ब्याह ना करें,
बड़े पैड़े ने वो उन्होंने तो वैसे ही, आपको पता है वो तंग रहते हैं, तो वो बुजुर्गों का अपना ख़ानदान वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। दादी जान से, वही आप जो बात करते पुरानी इक़दार, रिवायात, रहन सहन, तो ये सब ने मिलके कंट्रीब्यूट किया मेरी शख्सियत में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा मेरी वालदा से मैंने सीखा, और मैं आज जो कुछ हूँ रब ताला के बाद वालदा का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और बहुत खुशियाँ दे। आमीन। ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि देखिए हो जाता है, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, वालिदैन में लहदगी हो जाए, तो फिर बच्चों पर उसके असरात कम से कम कैसे किए जा सकते हैं। जी जी, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं की कि वो ऐसे था, फलां ऐसे था, और फिर टाइम भी किसी तरह से मैनेज किया गया। जी जी जी, वो हम मिलना जुलना रहता था। फ़ोन पे तो मैं, जब मोबाइल फ़ोन आ गए थे तो हर रोज़ मेरी वालिद साहब से बात होती थी। फिर जब वो बीमार हुए तो मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट करके अपने पास बुलाया, और आपने एक सवाल किया था कि फिर प्रोग्राम कैसे छोड़ दिया। तो वो 21 में जब हम लाहौर आए तो वालिद साहब बीमार हो गए। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आपके टेस्ट होंगे, आप प्लीज़ लाहौर आ जाएं। हाफिज़ाबाद में होते थे मेरी छोटी पप्पो के साथ, तो बड़ी मुश्किल वो उनका वो था कि बेटी के घर तो पानी भी नहीं पीना, तो वो आपको पता पुराने ख्याल, बड़ी मुश्किल उनको लेके आए। फिर कैंसर डायग्नोस हुआ, तो उस दौरान मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। मैनेजमेंट चेंज हुई थी समा की। लेकिन फिर मैं वालिद साहब के साथ इतना मसरूफ़ हो गई, हॉस्पिटल जाना, दवाएं, फिर ऑपरेशन, फिर कीमोथेरेपी, कि मैं जॉब कर ही नहीं पाई। तो फिर अब्बा जान चले गए। सबको जाना है एक रोज़, लेकिन वो भी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर डालता है, आपके वालिदैन में से किसी का चले जाना। तो फिर अगेन नसीहत तो नहीं है, लेकिन मैंने जो सीखा वही मैं शेयर कर रही हूँ कि जब आपके पास ये नेमत है ना, आपके वालिद और आपकी वालदा, उनकी कदर करें, रोज़ जाएं, उनके कदमों में बैठें, उनसे दुआएं लें, वो आपको दुआएं ही देते हैं, और उनको वक्त दें। ये बड़ा ज़रूरी, क्योंकि जब वो चले जाते हैं फिर आपको लगता है कि ये जो आपने उनके साथ वक्त गुजारा ना, ये बहुत कम है, और होना चाहिए था। तो जिनके वालिदैन सलामत है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, सबके वालिदैन को सलामत रखे। लेकिन आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि वो आपके साथ हैं, उनका होना ही काफ़ी होता है, तो ये ज़रूर करें। वाह वाह वाह, उनका होना ही काफ़ी होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि वालिद साहब जब, क्या डिमांड आपने? हाँ, वालिद साहब जब चले गए ना, तो बहुत से लोगों ने ये सवाल किया, तो मैंने उनको ये बताया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सिर्फ फ़र्क ये है उनके ना होने का एहसास कि अब अब्बा जी नहीं है, वो मतलब आपकी रूह खींच लेता है। वालिद का होना बड़ा मैटर करता है, तो और ख़ास तौर पे बेटियों के लिए। तो अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे, मैं दुआ करूँगी। फ़रा, आखिर में ये बताइए कि कौन से लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनसे मिलकर आपको लगा कि ये तो बड़े कमाल शख्सियत हैं, जिनका इंटरव्यू करना, जिनसे बैठना, बात करना आपको अच्छा लगा? कि बहुत से लोगों से मिले, इंटरव्यूज़ किए, लेकिन कोई चंद ऐसे लोग जिनसे आप मिलकर ये कहें कि इनसे दोबारा मिलना चाहिए, दोबारा बात करनी चाहिए? बहुत सारी शख्सियात हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, शायद आपको हैरान को नहीं लगे, कि मुझे बच्चों के साथ मिलके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। वाह। वो दिल के इतने साफ होते हैं कि अभी लड़ाई हुई है, थोड़ी देर में एक दूसरे को गले लगा रहे होंगे, वो पिछली चीज़ें भूल जाते हैं। इतनी प्यारी प्यारी उनकी बातें होती हैं, वो ये नहीं होता सोच के बोल रहे होते हैं, वो दिल के प्योर होते हैं। जब मैं बच्चों के साथ, मेरे भांजे भी हैं, वैसे भी कभी हम कुछ ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन नहीं है या कुछ नहीं, तो उनके दरमियान जाके मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर मैं कहती हूँ कि हमें हर एक शख्स से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम असल में वो गलतियाँ तलाश करते हैं ना, वो तलाश करना छोड़ दें, अच्छे पहलू तलाश करें, तो हर एक में अच्छे पहलू आपको मिल जाएंगे। बाकी डॉक्टर अमजद साकिब हैं, उनसे मैं मिली, उनकी बातों से मैंने इतना कुछ सीखा। अच्छा, आप ज़रूरी नहीं कि उनसे कोई नसीहत लेके सीखें, वो जो बात कर रहे होते हैं, वो जो अपनी पुरानी बातें और तजर्बात बता रहे होते हैं, आपको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। ईदी साहब के यहाँ मेरा अक्सर जाना रहता था जब वो हयात थे, उनसे सीखा। उनकी जो बेगम बिल्कीस हैं, फिर फैसल ईदी साहब हैं, उनसे मैंने सीखा। इसी तरह एक बड़ी प्यारी शख्सियत है अब्दुल्ला भट्टी साहब, उनसे जब हम मिलते हैं, वो आपको कोई ना कोई ऐसे ही कह देंगे, बेटा ये पढ़ लिया करो, वो इतना आपको ऐसे ही गाइड कर देते हैं। और कितनी बड़ी नेमत है कि इन लोगों से हम लोग हर हफ्ते तकरीबन मिलना होता है। इस तरह की और शख्सियात हैं, बहुत से लोग आते हैं। पॉडकास्ट की बदौलत अल्लाह ने मुझे उनसे कनेक्ट करा दिया। फिर सरफराज शाह साहब,
बड़ी प्यारी शख्सियत, मुझे मौका मिला कि मैंने रमज़ान की पूरी ट्रांसमिशन की, उनसे बहुत सीखा। उनसे मैंने गुस्से पर काबू पाने का फॉर्मूला सीखा। अब इंसान है, हम गुस्सा करते हैं। उन्होंने कहा, अब ये बात सुन के ना मैं परेशान ही हो गई। उन्होंने कहा कि आप गुस्सा ना किया करें। मैंने कहा सर मैं तो गुस्सा नहीं करती। कहने लगे नहीं, गुस्सा आप करती हैं, उसका इजहार नहीं करती। मैंने कहा ये तो ठीक कह रहे हैं, यानी कि करना ही नहीं है। अरे वाह। अब ये ट्रेनिंग, अपने आप को इस पर ट्रेन करना भी मुश्किल। तब मैंने गुस्सा पी लिया, गुस्सा पी लिया, गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा गुस्सा क्यों करती तो हो तुम, इजहार नहीं करती। तो वो फिर मैं आहिस्ता 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 उस चीज़ को मैंने ख़त्म करना शुरू कर दिया। अभी प्रोसेस में हूँ, बड़ा मुश्किल टास्क है। फिर हंसना मुस्कुराना, कि चीज़ों को जहन में नहीं रखना, फिर अल्लाह से कैसे कनेक्ट होना है, और वही कि हम ज़ाहिरी तौर पर जो जज करते हैं वो। और फिर वहाँ पर बड़े अल्लामा हज़रात भी आया करते थे। उनसे मैंने जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये कि अल्लाह का जो आपसे ताल्लुक़ है, या अल्लाह की जो आपने इबादत करनी है, जो अहकाम अल्लाह के हैं, उनमें अगर आप कोताही करते हैं तो वो डायरेक्ट आपने उससे माफ़ी मांगनी है। लेकिन अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया और आपने मुझे माफ़ नहीं किया, या मैंने इसका एहसास करके माफ़ी नहीं मांगी, तो फिर अल्लाह ने भी माफ़ नहीं करना मुझे। और ये कितना खौफनाक है, आप एक लम्हे को सोचें। तो जो इंसान से इंसान के मामलात हैं ना, वो बड़े सेंसिटिव हैं। वहाँ जाने की आप जिसारत ना करें। अल्लाह से तो आप माफ़िया मांग लेंगे, वो नहीं माफ़ करना अल्लाह ने। तो फराह खुश रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ, और इतनी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली हैं। अल्लाह ताला मुझे अमल की भी तौफीक दे। बहुत मज़ा आया। आप खुश रहें, सलामत रहें, और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें और अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाती रहें। तो जनाब, ये थी फराह इकरार। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर कभी बैठेंगे और मौज़ूआत पर फिर बात होगी। फराह के साथ हमारी छोटी बहन है, और इनको आपने ज़रूर सपोर्ट करना है इनके हर काम में। अल्लाह हाफ़िज़।